लिए बढ़िया। चलिए अब सारा फोकस इधर सभी लोग, क्योंकि यहाँ पे आपका काम ज़्यादा आएगा, क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो इसलिए फोकस इधर रखिएगा और आराम से देखिएगा इधर, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा। स्टार्ट कर रहे हैं क्या, फिजिकल ज्योग्राफी। इसके पहले मैं कुछ बातें आपको डिटेल बता दूं क्योंकि ज़रूरी है। देखो ज्योग्राफी में आमतौर पे हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी होगा, ऐसा ज्योग्राफी होता है। 10th में ज्योग्राफी पढ़े हैं, 11 12 आज घूम रहा है ये। अच्छा अगर अब होगा आइएगा। तो पहले ज्योग्राफी का टाइप समझ लेते हैं। तो अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में बहुत सारे कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है। एक ही टाइप का ज्योग्राफी नहीं होता। जैसे कि साइंस, याद है किसी को 10th में पढ़े थे? 10th में साइंस कितने लोग पढ़े थे? हाथ खड़े करना ईमानदारी से। भाई 10th में ऑप्शन नहीं रहता है, दे मत बोलना सर हमारा साइंस नहीं था। अजीब हाल है, मतलब उसमें एक ही बुक होता है जो आपको पढ़ना पड़ता है। और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, एकदम अलर्ट रह के पढ़ना, मजा आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। ध्यान रखोगे ना, भरोसा है पूरा। तो ज्योग्राफी में यहाँ पे अलग अलग टाइप हो जाएगा, जिसमें एक हो जाएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी, और वो सब अपन पढ़ेंगे। तो साइंस हम इसलिए आपसे पूछे थे 10th में, क्योंकि 10th में साइंस तो रहता ही है। 11th में जाते जाते क्या होता है, साइंस बदल जाता है। किस में जानते हैं? एक हो जाता है कौन सा, बायोलॉजी अलग, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग। तो सर 10th में हम पढ़ के जाते हैं एक साइंस का किताब, और 11th में जाते जाते क्या होता है, जैसे मिलता है 3 गो, केमिस्ट्री अलग, उसमें भी केमिस्ट्री में भी क्या, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री, अरे बुझा रहे हैं ना, और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब उसमें भी 3 केमिस्ट्री हो गए हैं। तब लगता है क्या मैया मर जाए केमिस्ट्री की, भाई हम सोचे थे एगो साइंस अच्छा जैसे 10th में था। अच्छा एक और बात बताता हूँ, जानते बूझते साइंस में 10th में आसान चैप्टर दिया गया। जैसे 9th का साइंस टफ है कंपेरेटिवली 10th के साइंस है, इसलिए 9th में मैं गारंटी बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने फेल भी मारा होगा, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे फेल मार देते हैं या तो बच जाते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए उसमें जैसे तैसे करके 9th में पास होते हैं। रियल में जो पढ़े 10th में आते हैं तो क्या होता है, सिलेबस इजी रहता है, लास्ट में एटम बम पढ़ लोगे, काम हो जाता है। सर साइंस का आपको क्या होता है, गार्जियन को लगता है बेटा साइंस में 10th में लाया है 90 नंबर, मजाक बात तो है नहीं, तो हमारा बेटा क्या लेगा, साइंस। 11th में जाए तो पता चलता है भाई जो साइंस वहां पढ़े थे और यहाँ पढ़े थे बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। तो जो समझदार होते हैं वो 1 साल में रिटर्न हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन रहता है, और जो समझदार नहीं होते कहते हैं मजाक बात है, 10th में 90 नंबर लाया था, ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम, हिम्मत नहीं हारेंगे। उसके बाद 12th में जाते तो फेल मार देता है, तो कंपार्टमेंट एक बार मार ही लेता है, फिर दोबारा एग्जाम देता है, तो होता है। फिजिकल ज्योग्राफी उसी तरीके से अलग है, फिर उसमें आपको मिल जाए इंडियन ज्योग्राफी। सुन पा रहे हैं ध्यान से? उसमें भी इसी तरीके से एक हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। कहोगे सर क्या चल रहा है ये? और उसमें एक और चीज जो सबसे इजी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और एक आ जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। कुछ बुझा रहा है? तो सर ज्योग्राफी बेसिकली यहां पे 4 पार्ट में हो जाएगा। यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो है फिजिकल ज्योग्राफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी इंटरव्यू और सभी चीजों के लिए जरूरी है। बीपीएससी के लिए इंडियन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस है, यूपीएससी में भी उसका कुछ इंपॉर्टेंस है हद तक, लेकिन इसके बिना इंटरव्यू में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मैंने वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाया है आपका, वो इसीलिए पढ़ाया है। तो सर अब मुझे बताना कि इन सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड मैप नहीं आता है तो आप मारे जाएंगे। बुझा रहा है? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आप सबको भी, अब न्यूज़ में आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं अभी तो नहीं पता, अभी मैं प्रेशर आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में है, लेकिन धीरे धीरे अभी थोड़ा दिन बाद लाठी चलेगा। जैसे G20 का सम्मेलन हुआ था, अब जैसे न्यूज़ में गलती से देखते देखते आ जाते हो, तो आजकल एक फायदा ये है कि नहीं भी कुछ पढ़ोगे ना, तो सर गूगल वाला एक व्यवस्था रखा है, इधर लेफ्ट साइड में कुछ कुछ न्यूज आते रहते हैं। वो भी सोचता है हरामखोर कुछ तो जान ले दुनिया के बारे में। मेरी बात समझ में आ रही है कि कम से कम दिन भर यूट्यूब पे लगा हुआ है, कुछ तो कहीं गलती से स्लाइड होगा लेफ्ट साइड में और कुछ न्यूज आएगा। आप समझ रहे हो?
अरे हाँ है ना यार, रिस्पॉन्ड करते रहो, नहीं तो बोल देंगे भाग जाओ यहाँ से, समझ में नहीं? पढ़ते रहो और ईमानदारी से एकदम बोले ना कि जब पढ़ो तो पूरा हाई होके पढ़ो, समझ रहे? हाई होके पढ़ना है। तो G20 का समिट हुआ था बाली आइलैंड पे, और बाली आइलैंड मैंने कहाँ पढ़ाया था? इंडोनेशिया में। बुझा रहा है? अब G20 का समिट बाली आइलैंड में हुआ, इंडोनेशिया में। अब घंटा आपको पता नहीं है कि बाली आइलैंड कहाँ है, तो रटते रहो, बाली पे हुआ, बाली पे हुआ, कुछ उससे होना नहीं है। उसके बाद आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि सिलेबस में नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी, लेकिन फिर भी ह्यूमन ज्योग्राफी आपको सबसे लास्ट में मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताऊंगा, जिसमें हिंट बता दूंगा, उसमें आप पढ़ लेंगे। उसमें ट्राइबल्स के बारे में, घुमंतु भोटिया के बारे में डिस्कशन किया गया है कि कैसे माइग्रेशन होता है ठंड के दिनों में, कैसे जो बहुत सारी ट्राइबल जातियां होती हैं जो ठंड के दिनों में पहाड़ से नीचे आ जाती हैं, फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम पे नीचे से वो लोग गर्मी में ऊपर चले जाते हैं। तो उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में नहीं रहता है, लेकिन ये काम का चीज़ है जो कि अंतिम में पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। सर समझ रहे हैं आप? तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए फिजिकल ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी में थीम 5 ठो डाल लीजिए कि सर 5 थीम पढ़ेंगे। तो तेरा मजे से बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, और मैं बोला ना कि क्योंकि आप लोग को बहुत मानता हूँ मैं, इसलिए आप लोग को बहुत अच्छे से, सबसे ज़्यादा आप ही लोग को मानता हूँ, तो आप यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, थोड़ा सा अक्षांश, देशांतर सुने तो होबे करेंगे कम से कम। इतना तो एहसान कर ही सकते हो मेरे पे कि सर सुने हैं हम, इतना तो आप पे एहसान कर ही देंगे। लेकिन सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जितना सुने रहते हैं, जितना समझे रहते हैं, दोनों बड़ा फर्क है। सिर्फ सुना हुआ रहता है, ठीक है, एग्जाम में 10th में काम भी हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है जैसे तैसे, पता नहीं कैसे हो जाता है, याद हो जाता है भाई, तो भगवान मालिक। फिजिकल ज्योग्राफी में 5 थीम होगा। थीम 1 लिखिए, बेसिक्स, और सभी का कॉपी नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। बच्चा वाला काम मत करिएगा कि सर लेके उसी पे आलू प्याज गिरा दिए, उसी पे सब्जी गिरा दिए, सब गिरा दिए, लहसुन उसुन सब खा रहा है वही कॉपी, वो काम नहीं करिएगा। कम से कम थोड़ा संभाल के जरूर रख लीजिएगा भाई, इज्जत कर लीजिएगा IAS का। थीम 1 देख लीजिए, सबसे पहले बेसिक्स। थीम 2, थीम 2 में अर्थ का इंटीरियर, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ इंटीरियर, आंतरिक संरचना। थीम 3, रॉक्स, चट्टान, चट्टान। थीम 4, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी हो गया। थीम 5, क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद ओशनोलॉजी। 5 थीम हो गया। देखो ये कहने के लिए थीम 1 में बेसिक्स, थीम 2 में क्या है? अर्थ इंटीरियर, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें आप लोग थोड़ा सा क्रस्ट, मेंटल कोर, थोड़ा सा नाम तो सुने ही होंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद रॉक्स, चट्टाने पढ़ेंगे। सर वो रॉक नहीं, रोमन रेन का भाई नहीं है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, और लास्ट में पढ़ेंगे क्या? ओशनोलॉजी। तो सर ज्योग्राफी को अगर बांटोगे तो कैसे है सर? ये धरती, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके, लॉजिक एक है। तो धरती मतलब क्या हो गया? अर्थ, यानी कि लैंड से रिलेटेड हो गया, अरे है ना। और धरती के अंदर के अगर रॉक्स की बात करते हैं तो धीरे धीरे रॉक्स का फॉर्मेशन होगा ही। उसके बाद धरती के बाद नदियाँ, तो सर ओशनोलॉजी कहाँ चल गया? नदियाँ में ओशन, महासागर। कितने महासागर बताए थे? ओशन कितने बताए टोटल? तो एम शेप का कौन सा था? इंडियन ओशन, है ना। अब उसके बाद है, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में आपका विंड, धरती, नदियाँ, पवन के झोंके। तो पवन क्या है? हवा। तो सर सारा कहाँ पढ़ लेंगे? क्लाइमेटोलॉजी में। हो गया, यही तो है, गाना में सारा हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी खत्म। मजा आएगा, ठीक है। तो पहले थीम 1 से शुरू करेंगे, बेसिक्स से, और बेसिक्स के अंदर बहुत कुछ आएगा। पूरे ईमानदारी से एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, क्या कि कहने के लिए थीम 5 है, लेकिन है बड़ा चीज। बुझा रहे? मतलब है बड़ा चीज कहने में, नहीं कि मजा आएगा। मजा नहीं आएगा? अरे जोर से बोल लो, ये सुनो, मजा आएगा एकदम। आपको ना सर बता दूं, ठंड में बारिश क्यों हो रही है, आपको कांड पता चल जाएगा क्यों हो रहा है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि देख के बता देगा, राम खिलावन बताओ आज मेघ बरसी कि ना बरसी। सर आप सर आराम से बता दीजिएगा, मैं गारंटी बता दे रहा हूँ। गांव में लोग क्या होता है, बादल देख के बता देता है
कि स्वदेश मूवी बोला था ना देखने के लिए, तो स्वदेश देखना, उसमें भी ऐसा ही बताया गया है। स्वदेश में जो कैरेक्टर है उसका, वो खुद रहता है इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट, जिसमें कि रेन और प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट के बारे में वो साइंटिस्ट रहता है, ठीक है। मोहनलाल या जो भी नाम है उसका, मोहन भार्गव नाम है उसका, ठीक है। मतलब एक कैरेक्टर है भाई। स्वदेश मूवी ने बहुत लोग को विदेश से स्वदेश बुला लिया, आप समझ रहे हो। वो मूवी ऐसा है कि आपको देख के लगे कि भाई अपना देश होता है। तो उसमें क्या होता है, पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो जैसे ही पूछता है कि क्या करते हैं, तो जानते हैं क्या करते हैं, पूछता है ये कि आप क्या करते हैं, तो बोलता है क्या हम जी है वो बताते हैं कि बारिश कैसे होता है, बारिश का मेजरमेंट क्या है। तो बोला बस इतू सा काम, ये तो हमारा राम खिलावन भी करता है। अरे राम खिलावन बताओ तो मेघ बरसी कि ना बरसी, वो कर आसमान साफ है नहीं बरसेगा। अब समझ रहे, तो बोलते ये लो जी। तो ये जो साइंटिस्ट है कहता है नहीं ठीक इनको पूरा आता है, बाय गॉड हम नहीं जानते हैं। तो लॉजिक क्या है, गांव में अलग अलग लॉजिक होता है। जैसे पहले टाइम का पता नहीं चलता था, तो टाइम को अलग अलग तरीके से पता चल जाता है। जैसे आपका अगर मान लो आपका परछाई पीछे जा रहा है, परछाई नहीं बन रहा है तो दोपहर हो रहा है, सन माथे पे है तो उसमें आपका नहीं बनेगा परछाई, पूरा धूप ही धूप है जब परछाई कम जाता। तो ये लॉजिक लगाते थे। देखो इस लॉजिक के पीछे साइंस था, लेकिन लोग ने उस बात को पकड़ लिया था कि अगर ऐसा होगा तो दोपहर समझ लेंगे, ऐसा होगा तो शाम पकड़ लेंगे। उनको ये रीजन नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनको पता था कि भाई दोपहर होगा ऐसा। सुन रहे ध्यान से, आपको पूरे ईमानदारी से बता रहा हूं, मैप रिवाइज कर लेना। मैं एक बार और मैप का क्लास पूरा कराऊंगा, पूरा एकदम शुरुआत से पूरा, पॉलिटिकल फिजिकल सारा। और सर आप इस पूरे वर्ल्ड मैप पे पूरा इस फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद, मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्लास एक भी नहीं छोड़ोगे तो जहां मन वहां हाथ डाल दो। हर कंट्री का, हर जगह का आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस पता होगा, उसके फीचर्स, उसका टाइम, दिन की रात क्या है, सब कुछ पता रहेगा, और वो फिंगर टिप्स पे पता रहेगा। इसीलिए पढ़ना मत, इसको आत्मसात करना। मैं जैसे फील कराऊंगा वैसे फील करना, तभी फिजिकल ज्योग्राफी का मजा आएगा, नहीं तो बाकी सिलेबस ही है। सुनिए ध्यान से। और अपना पढ़ाने का मोटिव पहले दिन से मैं बता रहा हूँ, अपना मोटिव एक ही है, इतना नॉलेज आपको मिलेगा कि सर सिंपल वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकली सिर्फ काम आएगा, प्रैक्टिकली काम आएगा, बस यही है। अब सर थीम 1 स्टार्ट करते हैं बेसिक्स पे, तो डालिए हेडिंग थीम 1 और बेसिक्स से अपना करते हैं। तो थीम फिजिकल ज्योग्राफी में कितना पढ़ेंगे, 5। थीम 1 में मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं जो टाइम पे आए हैं, बेसिक्स। दूसरा मैं बोला हूं क्या, अर्थ इंटीरियर। तीसरा बोला हूं रॉक्स। चौथा क्लाइमेटोलॉजी। और पांचवा क्या बोला हूं, ओशनोलॉजी। यहां तक बुझा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थीम 1 से उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन जो होगा वो गालियों के साथ होगा, ठीक है। कैसे बताता हूं कैसे, क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, अगर आप नहीं बताएंगे यहां से 4 गाली, फिर यहां से शुरुआत। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत पहले से समझा चुका हूं, इस्थमस बताया था आपको। कितनों को पता है इस्थमस क्या होता है, हाथ खड़े करें ईमानदारी से। स्ट्रेट बोला था और इस्थमस बताया था ना। देखो जानबूझ के वो सारा कुछ जो मैं बता चुका हूं, फिर भी फिजिकल के बेसिक्स में मैं यहां करवा दूंगा, जो आपके मैप में भी काम आएगा। जानबूझ के यहां पे करवाऊंगा, सुन रहे ध्यान से। इसीलिए कृपया करके एक जगह पे जो भी बता रहा हूं वो सारा कुछ लिख लीजिए, ताकि मेरा भी पिंड छूटे और आपको पूरा का पूरा काम पता हो। नहीं तो रिवाइज करने के लिए पेज पलटते पलटते जिंदगी बीत जाएगा, कहां लिखे थे, इसलिए यहां लिख लीजिए। पहला लिखिए, सबसे फर्स्ट कुछ बेसिक टर्म्स जो बोल रहा हूं वो बेसिक टर्म्स में, बेसिक्स में पहला लिखिए। बेसिक टर्म्स में बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बहुत जीरो से। और हिंदी माध्यम लोग जैसे अभी बता रहा हूं वैसा ही करते जाइएगा, ठीक है। हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम मत घुसेड़िएगा, जैसे बता रहा हूं वैसे समझिएगा, एकदम मजा आएगा आपको, चिंता बिल्कुल नहीं करिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो बेसिक टर्म्स थीम 1 शुरू है। बेसिक टर्म्स में पहला टर्म्स जो आपको लिखना है वो लिखना है आइलैंड। पहले लिखना है आइलैंड। अभी जो मैं इस फिजिकल ज्योग्राफी के थीम 1 में डाला हूं, आपको मैं पहले ही बता देता हूं, वो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन जानते हैं उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। कुछ ऐसा है कि सर इधर कुछ ऐसा बात है, पैन कार्ड का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पैन कार्ड का कनेक्ट जरूर होना चाहिए, किससे, आधार कार्ड से, बाकी कोई जरूरी नहीं है पैन कार्ड का। आप समझ रही बात, मतलब बैंक में जाइए बोलेगा आधार कार्ड खाली है तब भी हो जाएगा, बस आधार कार्ड किससे खाली कनेक्ट होना चाहिए, पैन कार्ड, बाकी पैन कार्ड का कोई जरूरत नहीं। कुछ वैसा ही काम यहाँ है। आपको अगर स्ट्रेट नहीं पता, इस्थमस पता नहीं है, सिलेबस में कुछ नहीं है स्ट्रेट इस्थमस, लेकिन आगे वर्ड और फुल फॉर्म में पूछा रहेगा कि पनामा इस्थमस, दिस कैनाल इस्थमस,
अब वहां पे आप वही काम करिएगा। तो पहला आप आइलैंड डाल लीजिए, पहले बेसिक टर्म्स जो बोल रहा हूं वो डालिएगा, फिर डेफिनेशन वर्क बाई करते जाएंगे। आइलैंड, दूसरा कॉन्टिनेंट डालते जाना, और प्लीज मार खा मत बनने की कोशिश करिएगा, जैसे बता रहा हूं वैसे ही समझते जाना। आइलैंड, कॉन्टिनेंट। तीसरा पेनिनसुला। पेनिनसुला का हिंदी होता है प्रायद्वीप, आइलैंड का होता है द्वीप, कॉन्टिनेंट का महाद्वीप, पेनिनसुला का प्रायद्वीप। ठीक है, उसके बाद डालिए फोर्थ गल्फ बे, फिफ्थ सीज, सिक्स्थ ओशन, सेवेंथ स्ट्रेट एंड इस्थमस। स्ट्रेट एंड इस्थमस। ठीक है, आगे तो हो गया। आपको सबसे पहले क्या क्या लिखे, पहला आइलैंड, कॉन्टिनेंट, उसके बाद क्या लिखे पेनिनसुला, फिर क्या गल्फ बे, उसके बाद आपका सी लिख लीजिए, उसके बाद ओशन, उसके बाद स्ट्रेट और इस्थमस। इसमें से सभी का डेफिनेशन इन द सेंस कहने का, इन सभी का लॉजिक लगभग लगभग मैं बताया हुआ हूं। हाँ है ना, दिल पे पत्थर रख के भाई बताइएगा। इसमें बताया सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको लिखवा रहा हूं पूरा बेसिक स्तर से, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जरूरी बहुत है इसका। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे क्विक, ताकि आपका काम होता चले जाए, और एक जगह लिख भी लीजिएगा ताकि आपको हो जाएगा। तो पहला है आइलैंड, हिंदी में इसको बोलते हैं द्वीप। और जहां हिंदी में ना लिखूं तो गूगल का सहारा थोड़ा सा लेना है आपको, मेहनत थोड़ा आपको भी करना है। चुप, ठीक है ना, फोन पे खाली वीडियो देखने के लिए काम नहीं करना है, यूटिलाइज भी करना है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना, ये नहीं कि पहले हिंदी पे हिंदी क्या है बताइए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या है। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। कॉन्सेप्ट अगर पता है कि द्वीप का मीनिंग होता है कि सर जो चारों तरफ पानी से घिरा है उसको आइलैंड बोलते हैं, तो हिंदी में भी समझ जाओगे भाई। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, समझ में मेरी बात। बिना कॉन्सेप्ट का हिंदी इंग्लिश जीवन भर करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो अब लॉजिकली समझना है। आइलैंड का हिंदी क्या लिखा आपने, द्वीप। अब इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके आपको बताया था कि सिंपल, अगर इसके साथ साथ हम दोनों चीज को लिख दे कॉन्टिनेंट, तो द्वीप पे मैंने नॉर्मल एक बात बोला, एक ऐसा छोटा सा एरिया जिसके चारों तरफ क्या चीज हो, पानी हो। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो सिंपल, अ स्मॉल लैंड सराउंडेड बाय 4 साइड्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। ये बहुत बचपन में नहीं सब याद करते थे, मतलब 3-4 में जब होते थे ना, तो सीबीएसई बोर्ड में रटवाया जाता है, व्हाट इज आइलैंड, व्हाट इज कॉन्टिनेंट, व्हाट इज ये सब कुछ। तो सर क्या बोले, स्मॉल एरिया जो चारों तरफ की चीज से घिरा हो, पानी से, उसको क्या बोलेंगे, आइलैंड, यानी कि क्या, द्वीप। तो मुझे बताना जरा, जो बता देगा सही मैं समझ जाऊंगा। क्या हम जो G20 समिट हुआ था कल बाली आइलैंड पे, तो नामी में क्या है, बाली आइलैंड। तो बाली आइलैंड क्या है, 3 तरफ से घिरा हो गया, 4 तरफ से भाई किस तरह, 4 तरफ किससे, मेरे से, पानी से। तो कहने का मीनिंग है कि कोई ऐसा महसूस कर लो कि सर आइलैंड का सिंपल मीनिंग है एक ऐसा छोटा सा एरिया, मैं छोटा बोल रहा हूं, स्मॉल लैंड मास। स्मॉल लैंड मास से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब बड़ा लैंड मास हो जाएगा तो उसको कॉन्टिनेंट बोल देंगे। पहले द्वीप, अब वही एरिया बड़ा तो क्या हो गया, महाद्वीप। अब मुझे बताना जरा, जो सोच के बता देगा। साउथ अमेरिका पढ़ाए हो सबको, अरे भाई सबको बताया ना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, वहां तक याद है सबको ना, किसको याद है हाथ खड़े करना पूरा। तो सर आप मुझे बताना, अब बताना मुझे आप कि क्या हम साउथ अमेरिका को बोल सकते हैं कि वो एक आइलैंड है। क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लैंडमास उसका क्या है, बड़ा। और एक और बात, लैंडमास से ज्यादा डिपेंड इस बात पे भी करता है कि पॉपुलेशन कितना है, क्योंकि पॉपुलेशन मैटर करेगा। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, अरे दिख रहा है मतलब मैं नहीं भी बोलूं तब भी दिखना चाहिए, दिमाग में तो दिख ही रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है यहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का एरिया अगर देखोगे तो उतना बड़ा तो नहीं है जितना बड़ा साउथ अमेरिका का है, चाहे नॉर्थ अमेरिका का है, चाहे किसी और का है। तो देख लो एक बार, बहुत दिन से नहीं देखे हो, अरे बुझा रहे हैं। तो कहने का लॉजिक क्या है, ऑस्ट्रेलिया देखो छोटू सा दिख रहा है, इत्तू सा, तो ऑस्ट्रेलिया को क्या हम आइलैंड बोल सकते हैं। देखो लॉजिकली चाहे तो बोल तो सकते हैं, लेकिन वहां पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि हम उसको फिर नहीं बोल सकते। इसीलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, स्मॉल एरिया जो चारों तरफ पानी से घिरा हो क्या है, द्वीप। और कॉन्टिनेंट का हिंदी क्या है, महाद्वीप। तो ये महावर्ड क्यों आया, बिकॉज वो एरिया क्या है, बड़ा है।
और वो एरिया और उसके साथ साथ पॉपुलेशन के टर्म्स में भी क्या है, ज्यादा है, इसलिए वर्ड क्या यूज किया, महाद्वीप। तो इसमें क्या डेफिनेशन लिखोगे, लार्ज लैंड मास सराउंडेड बाई वाटर, बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ किसी से घिरा हो, पानी से, उसको क्या बोलेंगे, क्या, महाद्वीप। तो चारों तरफ जो पानी से घिरा हो और क्षेत्र बड़ा हो उसको क्या बोलेंगे, महाद्वीप। तो इसी बात पे काम हो जाए कुछ। महाद्वीप टोटल कितना पढ़ाया था, 7 कॉन्टिनेंट बोला था। और इसके लिए मैंने एक टेक्निक बोला था कि जब कंफ्यूजन हो तो क्या बोला था, 4a प्लस ई नशा, ठीक है, 4a प्लस ई नशा। तो 4a ऑलरेडी आपको बता दिया था, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और अंटार्कटिका। और उसके बाद है ई फॉर यूरोप, एन ए नॉर्थ अमेरिका, एस ए साउथ अमेरिका। क्लियर है। तो अगर देखोगे मैप पे तो अब आप देख के बताओ, देखो एक साउथ अमेरिका दिख रही है, भी पानी में डूबा हुआ है भाई, चारों तरफ इसके भी क्या है, पानी है, ये भी चारों तरफ सब तो पानी में है पूरा। तो सिंपल सा कहने का लॉजिक है कि लार्ज लैंड मास एरिया सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, स्मॉल लैंड मास एरिया सराउंडेड बाय 4 साइड्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। यहां तक क्लियर है, पहले बेसिक चीज है। और कॉन्टिनेंट में मैंने टोटल कितना कॉन्टिनेंट बोला, 7। और एक कंफ्यूजन होता है इसीलिए बार बार बोल दे रहा हूं, 4a प्लस ई नशा दिमाग में रख लेना, ठीक है, ताकि माइंड में रहे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। यहां तक पहले सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया है सर, एकदम जबरदस्त चल रहा है, मजे से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। चलिए अब आते हैं आगे। एक इसमें कॉन्टिनेंट है जीलैंडिया, जीलैंडिया एक नया महाद्वीप जो कि पहले ही था, डूब गया, समझिएगा ध्यान से। न्यूजीलैंड पढ़ाया था आप लोगों को, अरे पढ़ाया ना, जोर से बोलना करे यार। तो पहले जीलैंडिया है, तो जीलैंडिया का ही जो जीलैंडिया है वो कॉन्टिनेंट था, उसी के अंदर आता था न्यूजीलैंड। तो जीलैंडिया बेसिकली क्या हो गया, डूब गया। आज भी न्यूजीलैंड ये मानता है कि हमारा कॉन्टिनेंट जीलैंडिया ही है, आज भी बेचारा मानने को तैयार नहीं है। मर गया तो क्या हो गया, मर गया तो मर गया, अपने तो अपने होते हैं। आप समझ पा रहे हैं, मजाक की बात थोड़ी ना है भाई, ब्रेकअप हो गया तो हो गया, अपने तो अपने ही होते हैं। ये डूब गया है बेचारा, लेकिन न्यूजीलैंड मानने को तैयार बेचारा नहीं है। तो इसीलिए सर न्यूजीलैंड का कॉन्टिनेंट पूछा था एक बार, अब नहीं पूछेगा आपसे, उसके पीछे कारण है, क्योंकि अभी भी वो कहीं पे भी वो डाउटफुल है। न्यूजीलैंड कभी कभी अपने आप को बोलता है कि भले ठीक है जीलैंडिया, हम ऑस्ट्रेलिया से ही कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, कॉन्टिनेंट है, अरे है ना। तो जीलैंडिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जिसके अंदर न्यूजीलैंड आता था, और जीलैंडिया डूबा हुआ है फिलहाल। तो इसीलिए आप दिमाग में रखना कि जीलैंडिया ये जो कॉन्टिनेंट जो कि डूब गया, उसके अंदर न्यूजीलैंड आता था। ये लाइन लिख लेना, ताकि एग्जाम में जब जीलैंडिया ऑप्शन दे तो आपको ये नहीं लगे कि जीलैंडिया आता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करता है। बाकी इसका कहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस पर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होगा। तो जीलैंडिया एक महाद्वीप है जो कि पानी में डूब गया, और जीलैंडिया के अंदर ही आता है कौन सा देश, न्यूजीलैंड। यही रहना, यही यही, ठीक है। आगे क्लियर है यहां तक, है ना? तो बोलो प्रभु, बोलते चलना। क्या ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, भस्म हो जाना है डूब के जाना है, समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से यूपीएससी थे, यूपीएससी नहीं इतना आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है, नहीं तो तैर के ही जाना है, ठीक है। जैसे भी जाना है जाना है, जल के जाए, मर के जाए, आत्मा जाए, जाना है, बस जाना है। जिद्दीपन और पागलपन तो होना ही चाहिए, किसी और को नहीं सोचना अरे उसका तो नहीं हुआ, हमारा किसी होगा। अरे भाई उसका नहीं होगा, उसका कारण है, क्या पता वो दिन भर घूमता रहता था। हर किसी का अपना कारण होता है। मैंने इसीलिए बोला कि मैं 100 को पढ़ाऊंगा, 200 को पढ़ाऊंगा, उसमें से भी कोई हो सकता है 100-200 में से वही निकलेगा जो मेरी बात को माना। सिंपल सा लॉजिक है, जबकि सबको मैं एक बराबर से पढ़ा रहा हूं। तो कॉन्टिनेंट यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत अब होने वाला है। जीलैंडिया क्लियर है? तो जीलैंडिया वर्ड है तो याद रखना, जीलैंडिया डूब चुका है, लेकिन एक महाद्वीप में काउंट होता था पहले, उसके बाद से सर अभी वो डूबा हुआ है तो बेचारा काउंट नहीं करते हैं। तो अभी प्रेजेंट में टोटल कॉन्टिनेंट कितना हो गया है? 7। यहां तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो दिमाग में आता है और आपको समझना है, मैं इसको मिटाता हूं और आपसे पूछता हूं, जो सही बता देगा वही। और मैं फिर भी आपको बार बार हमेशा बोलता रहता हूं, आई डोंट लाइक द लेजी फेसेस, लेजी मैन, ठीक है, लो एनर्जेटिक मैन नहीं चाहता मैं, एकदम कूदते फानते अगर हो तो ठीक है। तो सर बिना मतलब है कि कूदें, बिल्कुल कूदिए,
क्योंकि अगर इस एज में अगर आप नहीं अगर एनर्जेटिक हैं तो फिर क्या बुढ़ापा में नाक दाब के खिचड़ी खिला देगा आपको, समझ रहे हैं? कुछ होने जाने वाला नहीं है, बुझा रहा है? वो भी पाइप से जाएगा खिचड़ी। तो आप सर उससे पहले क्या है, जीवन जो है पूरे एनर्जेटिक तरीके से, मतलब बड़े बड़े ख्वाब रखो एंड उसी तरह से मेहनत भी करो। सिर्फ ख्वाब ही मत रखो, ऐसा नहीं कि ख्वाब आईएएस बनना है, मार रहे सो रहे हैं 12 घंटे 14 घंटे। ख्वाब बड़े रखिए, मेहनत भी खूब करिए, एकदम जी भर के खूब मेहनत करिए। और वही बोला कि लाइफ मतलब 25 साल तक, 27 28 30 साल तक एकदम जम के एकदम रगड़िए, पूरा लगना चाहिए कि बॉडी कुछ मेहनत किया है। नहीं तो बाकी तो बोला ना, बुढ़ापा में क्या करना है, नाक दाब के खिचड़ी खिलाना है, बाकी खत्म। कोई भी खिला के चल जाएगा आपको बुढ़ापा में, जानते हैं आप बैठे रहेंगे लाठी मार के चल जाएगा। बच्चा लोग वाला ऐसे बॉल फेंक देगा। अब बचपन का वही सेम फेज है ना बुढ़ापा, बस फर्क ये है कि आप जानते बुझते भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बचपन में आप ना समझें, बुढ़ापा में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए तो रेडी रहिएगा और इसके बाद भी कम से कम कोशिश करिएगा कि एनर्जेटिक रहें। पहले आते हैं सबसे फर्स्ट, तो 4a+ ही ऐसा मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन ये पूछता है एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, और उसी तरह से पॉपुलेशन वाइज कौन से कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है। ये 2 बार पूछा हुआ यूपीएससी ने, और ये हमेशा पूछता है जानते बूझते कि आपका छोटी छोटी बातों पे कितना ध्यान रहता है। और यूपीएससी इज ऑल अबाउट द स्मॉल थिंग्स, वो हमेशा छोटी चीजों पे आपको गौर करेगा कि छोटी छोटी बातों को कितना ख्याल करते हैं। तो पहली बात, सबसे पहले अगर इसको बताने से पहले, चूंकि मैप सबको पढ़ाए हो तो थोड़ा आसान है, अब देखना ध्यान से। 7 कॉन्टिनेंट था ना, तो ऊपर में क्या था, नॉर्थ अमेरिका, नीचे क्या, गलत नहीं है ना सर, इधर हो गया यूरोप, इधर हो गया मान लो अफ्रीका, अब इधर को क्या मान ले, एशिया, है ना। अब ये एशिया के बाद अब इधर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, और उधर नीचे हो गया अंटार्कटिका। यही लगभग रोल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एशिया के ईस्ट में क्या है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, उधर दिख रहा है, उधर मैप तो दिख ही रहा है आपको। अच्छा मुझे ये बताइए कि सर आपके ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में साउथ अमेरिका आएगा क्या? अरे भाई वो तो आप 2D पे देख रहे हो ना, ग्लोब का व्यवस्था है। तो सर ग्लोब का व्यवस्था है भाई, आप देखिएगा ध्यान से। तो मान लीजिए ये है आपका साउथ अमेरिका, अरे है ना। चलो अब अगर साउथ अमेरिका है तो यहां से तो आपको ईस्ट दिख ही रहा है भाई। वो मैप कैसे है, मैप क्या, वो तो 2D में दिया हुआ है ना। अगर आप इसको बनाओगे, जब इसको जोड़ोगे ऐसे दोनों को, तो क्या बन जाएगा, गोलाकार। तो सर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में उधर ईस्ट में जाते हो तो कौन सा मिलेगा, ये साउथ अमेरिका। अगर आप वहां पे एशिया में उसके ईस्ट में आते हो तो क्या मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका। भाई ये बेसिक चीज है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं वर्ड और स्टेटमेंट यूज करूंगा, इसीलिए आपको जब टाइम और डेट अभी बताऊंगा, अभी बताने वाला हूं कि सर अभी 4 बज रहा है इस समय ऑस्ट्रेलिया में, तो 6 बज रहा है कहां पे, वो आपको बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट में जाने पे प्लस करते हैं, वेस्ट में जाने पे माइनस करते हैं, तो वहां ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए। सुन रहे हो ध्यान से, इसीलिए पहले ही क्लियर। जो ये बात मैंने अभी बोला है कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में साउथ अमेरिका है, कितनों को समझ में आ चुका है? ऑस्ट्रेलिया के पूरब में साउथ अमेरिका है, कितनों समझ आ चुका। तो मैंने बोला अगर इसको मैप को क्या है मिला दोगे, तो मैप को जब मिला दोगे तो ग्लोब बन जाएगा। और ग्लोब बनेगा तो सर मान लो आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, तो ऑस्ट्रेलिया कहां गया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से पूरब जाओ तो पूरब जाते जाओ साउथ अमेरिका। फिर उसी तरीके से आप कहां पे हो, मान लो यहाँ पे, अगर अफ्रीका छोड़ो एशिया में हो, एशिया के पूरब जाते जाओगे, जाते जाओ तो क्या मिलेगा आपको, नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है, आगे आना नेक्स्ट। तो अब लिखो, सबसे पहले वहां पे लिख लो, ऐसे ही जानबूझ के बोल रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में साउथ अमेरिका, खाली यही वाला खाली लिख लो, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में साउथ अमेरिका, और एशिया के ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका लिख लो। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में साउथ अमेरिका और एशिया के पूरब में नॉर्थ अमेरिका। और मैप पे इमेजिन करने, सब रटना मत, फील करना। तो जो लोग टाइम पे आए उनके लिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आज क्लास में क्या बताया हूं। मैंने बोला फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी 4 टाइप का है, ऑलरेडी बताया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला टोटल 5 थीम पढ़ेंगे। थीम 1 में क्या था, बेसिक्स। थीम 2 में क्या था, अर्थ का इंटीरियर, आंतरिक संरचना। तो उसके बाद थीम 3 में बोला रॉक्स, चट्टाने।
थीम 4 में क्या बोला, क्लाइमेटोलॉजी, और थीम 5 में बोला ओशनोलॉजी। ये पूरा टोटल थीम 5 में हम कवर करेंगे। थीम 1 से शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब एक हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या मतलब, हेडिंग नहीं डालिए, ऐसे लिखिए एरिया वाइज। एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कैसे बड़ा है, कौन कैसे छोटा है, ठीक है, एरिया वाइज। हाँ, एरिया वाइज कॉन्टिनेंट। कोई अपना आइडिया बताओ, मतलब अपना लिख एक बार, नॉर्मली अगर रफ पेज रखे हो तब भी ठीक है, नहीं रखे हो तब भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैप आपके सामने है, कॉन्टिनेंट बताना है कि उन 7 कॉन्टिनेंट में सबसे प्रथम स्थान किसका आने वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला हूं, है ना, किसके दृष्टि से, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, पॉपुलेशन अलग पूछूंगा, जनसंख्या। तो पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से कितनों को लगता है एशिया आएगा। बहुत बढ़िया, मैप देख के लग रहा है ना आपको, बहुत बढ़िया। अब मैं एक यहाँ पे सीक्वेंस जो, सीक्वेंस को पकड़ना, क्योंकि सीक्वेंस पूछता है वो, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा यूपीएससी कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब नहीं पूछता है वो सीधा सीक्वेंस पूछेगा आपसे। मैं लिख रहा हूँ एशिया, अफ्रीका, और आप उसको कनेक्ट करके फील करना कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ कि मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और जब उधर चल जाए नहीं दिखे तो समझ लेना मैं उसी लगातार में लिखा हूं। साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। अंटार्कटिका पर जानते हैं दिमागे नहीं जाता है जल्दी। अच्छा एक और बचेगा है ना, कौन बचेगा, ऑस्ट्रेलिया। यही क्वेश्चन पूछा हुआ, जाके देखना 3 बार लगातार। इधर देखो, इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप इसमें देखोगे ना तो जानते हो ऑप्शन होता है ऐसे ही। अब ऑप्शन में क्या करता है तिगड़ीबाजी, ये क्या है, डिक्रीजिंग में है, इंक्रीजिंग में है, मतलब सबसे बड़ा क्या है, पहले है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटते क्रम, अवरोही और आरोही। पढ़े, वो तो और डेंजरस है भाई, समझ रहे, वो तो मार डालेगा। तो कम से कम इंग्लिश में तो भाई ठीक है, घटते क्रम और बढ़ते क्रम, ये आरोही और अवरोही तो भाई समझ रहे। देखिए इधर पहला एशिया बड़ा है, एशिया के बाद अफ्रीका, तो मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, राइट। तो मतलब कि आप, हमने ऐसे दिया है, यूपीएससी में ऑप्शन कैसे दिया था, वो उल्टा दे दिया था। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया पहले लिखा था, तो साइन चेंज हो जाएगा ना, साइन ऐसा हो जाएगा, अरे इसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा। तो सर ये जिस तरह से एशिया बड़ा है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। उसने ऑप्शन में दूसरा और दे दिया था, उल्टा असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो पहले ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, फिर यूरोप लिख दिया, फिर अंटार्कटिका लिख दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अंटार्कटिका के बाद फिर आगे आइए साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका। ये बताने की जरूरत है क्या, कर लोगे। फिर उसके बाद फिर क्या है, अफ्रीका, फिर उसके बाद क्या है, एशिया। अब कोई जाके वहां बोलेगा सर आप पैसा वाला बताए थे, वैसा वाला नहीं बताए थे, तो हम अब क्या बोलेंगे, इधर मुंह इधर खुला था वो बताए थे, इधर खोलने वाला आप नहीं बताए। आपको उतना समझना है, उतना आप थोड़ी मतलब बेवकूफ़ थोड़ी हैं, उतने आप समझदार हैं, मजाक बात है। तो सर सबसे पहले आपको समझ लेना है ध्यान से क्या, कि सबसे बड़ा कौन है, एशिया। आप पूरे को ना ये रटना मत प्लीज, ये रटना मत। मैं अभी एक तरीका बता देता हूँ, देखो ध्यान से, बोर्ड पे पूरा मैप पे महसूस करो, सबसे बड़ा कौन हो रहा है, एशिया। उसके बाद जा रहा है कौन, अफ्रीका। दिमाग में अगर पिक्चर बना हुआ है तो कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। उसके बाद आ रहा है नॉर्थ अमेरिका, फिर क्या आ रहा है, साउथ अमेरिका। लोचा शुरू हो रहा है अंटार्कटिका और यूरोप से। अरे बुझा रहा है, क्योंकि सर अंटार्कटिका ना ख्याल ही नहीं जाएगा आपको, अरे बर्फ ही बर्फ भरा हुआ है, कौन जाएगा वहां पे। लेकिन सर फिर भी उसको नॉर्मली ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका का इसीलिए यहाँ पे एरिया वाइज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल के वाइज पूछा है। और कॉन्टिनेंट मैंने क्या बोला, क्षेत्रफल पे तो बहुत बड़ा मैटर करता ही है। फिर नेक्स्ट पॉपुलेशन, तो अंटार्कटिका के बाद क्या आएगा, यूरोप। यूरोप के बाद क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया। इंटरेस्टिंग क्या है, कम से कम इतना आपको लॉजिक क्लियर होता है कि बेटा ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा होगा। पहले दिमाग में बैठा लो कि ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अगर ये बैठा लिए ना कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है, तो काम आसान होने वाला है आपका। बताते हैं काहे कि सर उसके बाद देखो, पहले ABCD में ए आता है कि ई आता है, ई। तो पहले अंटार्कटिका बड़ा होगा, फिर ई फॉर यूरोप बड़ा होगा, बुझा रहा है। तो अंटार्कटिका को पहले रखिएगा, यूरोप को बाद में। तो सीक्वेंस इज व्हाट, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आप सिर्फ पहले प्लीज इतना आप
लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए एरिया वाइज। और ऊपर में ये मत लिख देना, एरिया वाइज जरूर लिखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, नहीं तो पता चले कि पॉपुलेशन की दृष्टि से भी यही डाल दिए। लिख लिए होंगे। आज लैटिट्यूड का थोड़ा तड़का दूंगा मैं आप लोग को। पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के दृष्टि से, सुनो ध्यान से। एरिया वाइज समझ में आ गया ना। अब पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज में बताओ जरा, अंटार्कटिका में कौन जाकर रहना चाहेगा? नहीं, अगर किसी को मन है, किसी को एडवेंचर करना है तो बताओ, आराम से भेज देते हैं, आपका एडवेंचर हो जाएगा वहां पे। आप समझते हैं, आप पे स्टडी होगा। तो सर इतना बर्फ ही बर्फ है कि जाइएगा पिघल जाएगा, खामो खा मेल्ट करके आइसक्रीम बना के कोई खा जाएगा। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है इधर, हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा सर? एशिया सर, समझ रहे सर, एक भारत और किसी चीज में आगे हो जाए नहीं। बुझा रहे सर, जनसंख्या का पूर्ण जोर है सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं है सर, बाय गॉड। और कुछ में भगवान जय तेल लेने, पॉपुलेशन में कमी नहीं होना चाहिए, ये हमारे बुजुर्गों ने भी सिखा दिया है, समझ रहे हैं। बट अब समझदार लोग हो गए हैं। तो सर पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले एक एशिया में कौन हो गया? इंडिया। एक हो गया चाइना, वो हराम खोर अलग है। भाई वो हमसे आगे है 2 कदम। तो कहने का लॉजिक क्या है कि हम लोग अभी उसको, अभी रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 5 सालों में हम चाइना को छोड़ देंगे पीछे, और किसी चीज में पीछे छोड़े चाहे नहीं छोड़े, इसमें बाई गॉड जरूर छोड़ देंगे। तो सर कहने का मीनिंग क्या है कि एशिया, एशिया, उसके बाद क्या है? अफ्रीका। इंटरेस्टिंग बात देखो क्या है, जानबूझ के मैंने इसको क्यों नहीं मिटाया। अगर उसका कनेक्शन इससे बनाओगे तो लगभग सब देखो कहाँ कहाँ ठीक ठीक जा रहा है। एशिया अफ्रीका जा रहा है, लेकिन अब पॉपुलेशन यूरोप में चला गया, जो कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका था। बाकी सारा सीक्वेंस में एक ही सीक्वेंस चेंज हुआ है। एक तो अंटार्कटिका सबसे लेस हो जाएगा क्योंकि वहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो अंटार्कटिका सबसे लास्ट में चला गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप। यहाँ पे क्या था? नॉर्थ अमेरिका, अरे एरिया वाइज में। और देन यहाँ पे फिर नॉर्थ अमेरिका आ गया इधर, फिर साउथ अमेरिका आ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। तो मैं आपको तरीका क्यों बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। आपको ना यहाँ पे कंफ्यूजन बार बार होगा, और यूपीएससी बार बार ये चाहती है कि आपको कंफ्यूजन हो। तो आप जानते हो क्या याद रखोगे? पहले बता देता हूँ, आप याद रखोगे इसको, पहले ही बता दे रहा हूँ। और जो मैं बोल रहा हूँ किसी एक को याद रखोगे बाय गॉड, उसके अलावा किसी और चीज को याद नहीं रखेंगे आप। मतलब लेट मी रिमाइंड यू कि आपको सिर्फ याद रखना है पॉपुलेशन वाइज। जब आप इसको याद रखोगे ना, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि इसको याद रखना इजी है। जब आप दोनों को याद रखने की कोशिश करोगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। अरे सुनना मेरी बात। और बाकी जो लोग कर सकते हैं ठीक है, तो उसमें करने का एक ही तरीका है कि आप अंटार्कटिका को सबसे लास्ट में इसमें सोचना, और उसमें एरिया वाइज ऑस्ट्रेलिया को सबसे लास्ट में सोचना। क्योंकि जब आपको ऑप्शन जो मिलता है 4 ऑप्शन, उस 4 ऑप्शन में से अगर आपने छांट लिया, लेकिन यूपीएससी बड़ा समझदार है, वो जानते हो क्या देगा? वो पूरा लिखेगा वो, क्योंकि उसको जानना है कि बेटा अंटार्कटिका भी आता है। कहे कि यहां तक तो आप कंफ्यूज नहीं हो। देखो एशिया और अफ्रीका तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, आप मस्त रहोगे। यूपीएससी को भी पता है बेटा इतना तो कौन याद करके आएगा, सारा लफड़ा कहाँ है? यहाँ अंटार्कटिका के पास। तो इसीलिए वो पूरा ऑप्शन जो देगा वो लास्ट तक देगा, वो कम नहीं देगा। पहले क्लियर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से क्लियर है। और जानबूझ के मैं रेखा रेखा के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आगे बढ़िए ना, इससे नहीं सर, आराम से रखिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको काम आएगा। उसके बाद जब आप दौड़िएगा तब आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे इतना टाइम क्यों दिए थे। नहीं तो हमको तो पैसा उतना ही दियो ना, हम भी चाहते भगा भगा निकल सर, एक बैच खत्म, हर 15 दिन में नया बैच, बाई गॉड, समझ रहे आप भाई? 3000 में जिंदगी भर, और हर 2 महीना पे नया बैच। खैर ठीक है, चलिए ये लिख लिए। नेक्स्ट हेडिंग, कॉन्टिनेंट क्लियर है? पेनिनसुला डालिए, पेनिनसुला, प्रायद्वीप।
प्रायद्वीप, हो गया। देख रहे हैं प्रचार चल रहा है पूरा। आप लोग हैं कि प्रचार ही नहीं करते हैं। भाई गॉड, मतलब जितना प्रचार में एनर्जी वेस्ट होता है उतना पढ़ा ले भाई आदमी, माथा खराब हो जाता है, समझ रहे हैं आप, ऐड देख देख के। क्या क्या यार, मैं नहीं, मुझे लगता है कि मुझे वही ढूंढ पाएगा जिसको वाकई पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं ढूंढेगा हमको। हम कितना भी माइक से चिल्लाए चाहे कान में चिल्लाए कुछ होना जाना नहीं है, समझ रहे आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब ठीक है, बेसिक चीज़ों के लिए सही है, लेकिन हमको लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आदमी अगर पढ़ाने में इंटरेस्टेड होगा उसके पास नहीं होगा। बाकी जिसके पास पैसा है फिर, हम लोग तो गरीब आदमी है, पढ़ाना है, बात खत्म है। इधर इधर देख लीजिए, गरीब लोग का सब होता है, अमीर लोग का कोई नहीं होता है, समझे आप। तो पहला हेडिंग डालिएगा पेनिनसुला, और इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, बस 2 मिनट का खाली दिखाने का काम, उसके बाद देखो। अभी प्रायद्वीप में सिंपल से समझना। अभी आइलैंड क्या बोल रहे थे, जो कितने साइड से घिरा हो, 4 साइड से। सर इसका सिंपल लॉजिक है, जो 3 साइड पानी से घिरा हो उसी को बोलते हैं पेनिनसुला। जिसका 3 साइड क्या चीज से घिरा हुआ हो, पानी से। जानते हैं ये सब कोई नहीं बताने वाला है, मैं पहले बोल दे रहा हूं बार बार, मैं अपनी अच्छाई नहीं बता रहा आपको, पूरे ईमानदारी से बोल रहा हूं, कोई टीचर नहीं बताएगा। ये फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस से स्टार्ट होता है, जानते कहां से, जो मैं थीम 2 लिखवाया ना वहां से, अर्थ के इंटीरियर से, समझ रहे हैं, सीधा अर्थ का आर्थिक संरचना, आप जाके कहीं पे भी देखिएगा वहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन हरामखोर पीछे का जो लॉजिक है वो जब तक नहीं जानिएगा नहीं समझ में आएगा। इसलिए कोई टीचर, उनको क्या फर्क पड़ता है यार, उनको पैसे मिल रहे हैं। तो सर ये समझ में आया पेनिनसुला, तो इंडिया को बोलते हैं जैसे भारत का पेनिनसुला रीजन, बार बार ये वर्ड यूज किया जाएगा, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो कौन सा प्रायद्वीपीय क्षेत्र होगा, इंडिया का सबसे नीचे वाला, यानी कि साउथ वाला पार्ट, ये जो है, क्योंकि इधर 1 साइड पानी, 2 साइड, इधर 3, तो जो 3 साइड पानी से घिरा हुआ उसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुला बोलेंगे। यहां तक क्लियर है। एक एक आदमी को क्लियर होना चाहिए, इतना एनर्जी अगर देख के पढ़ा रहे हैं तो। क्या फिर से बोलो, जोर से बोलना है, यस और नो। अब आगे आना सर, आगे नेक्स्ट करते हैं पेनिनसुला के बाद। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा और जीवन का नाम लीजिएगा। ओशन डाल लो, ओशन महासागर डाल लिए। लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, ओशन का मीनिंग क्या है, लार्जेस्ट वाटर बॉडीज। जो जो भी पूछ रहा हूं आपको ऑलरेडी पता है। ओशन में क्या बोला था बताना जरा, एस शेप किसका था, कौन सा, अटलांटिक। ओ शेप पैसिफिक, एम इंडियन, आर्कटिक आर्क, और सदर्न ओशन का सादा। क्लियर है ये। तो ओशन में अगर आपको शेप क्लियर है तो ठीक है लिख लीजिएगा, नहीं क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिएगा, दोनों में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब लिखिएगा सी, SEA, सी, सी। नंबरिंग उल्टा सीधा हो गया उसके कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिएगा सी। ठीक है। सी जनरली क्या होता है, लोकल वाटर बॉडीज। जैसे कि एड्रेस होता है ना, एक होता है एड्रेस पटना बिहार, पटना बिहार में कहाँ, मोतिहारी, मोतिहारी में कहाँ, चंदमारी, चंदमारी में कहाँ, नाली में। मतलब ऐसा नहीं, मतलब कहने का ये कि बेसिकली कि सबसे जो लोकल एड्रेस है उसको हम लोग क्या बोले, सी को लोकल वाटर बॉडी। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन सी का एक रूल है जो बताना है आपको जरूरी है। सी में हमेशा एक नियम कानून होगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा, कैस्पियन सी, और बोला था मैंने कि कैस्पियन सी सी नहीं है, वो एक लेक है, झील है। कैस्पियन सी एक लेक है, इट्स अ लेक, बट हम उसको क्या बोल रहे हैं, सी। क्यों, क्योंकि जब भी कभी किसी 2 कंट्री के बीच में विवाद होता है बाउंड्री को लेकर, तो उस समय जो नियम कानून बनाए जाते हैं, वो नियम कानून जब किसी चीज में, अगर किसी कुएं का भी कुछ नियम बन जाए, अगर किसी ओशन का भी कुछ नियम बन जाए, तो उसको हम सी बोल देंगे। सी का सिंपल मीनिंग क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर झील है तो है,
लेकिन उस झील में हमने नियम बना दिया कि इस झील का पानी यहां से यहां तक इस देश का है, उस देश का है। तो जब नियम आ गया तो उस झील को क्या बोलेंगे? सी। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखना है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी क्या है? लेक है कि सी है? लेक है। तो कैस्पियन सी इज ए लेक बट इट्स अ सी बिकॉज इसमें रूल्स और रेगुलेशन है। कहने के लिए तो झील है, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन होने के कारण इसको हम सी का दर्जा देते हैं, समुंदर। आगे गल्फ और बे। देखो लेक, जनरली लेक का डेफिनेशन अगर दिया भी जाता है तो लेक में भी ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, जो चारों तरफ जमीन से घिरा हो, मतलब पानी है बीच में, चारों तरफ क्या है? जमीन है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अरे बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग ना? अरे इतना हाई एनर्जी से पढ़ा रहे हैं यार, आप लोग बोर हो जाओगे तो फिर इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों गेट खुला रखता हूँ मैं, बाई गॉड जान को जबरदस्ती खोलवाता हूँ मैं कम से कम कि जिसको भी दिक्कत हो खड़ाक से उठो और खड़ाक से भागो, आगो इधर। वैसे इतना बुरा नहीं है यार, भागना तो नहीं पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा। अब आना सर सी और सॉरी गल्फ और बे। हिंदी वाला क्या बोलता है? खाड़ी। उसका ज़्यादा झंझट झंझट नहीं है, सीधा क्या है? इंग्लिश बोलने आया है। गल्फ और बे, हिंदी वाला बोलता है खाड़ी, बात खत्म। गल्फ और बे का सिंपल मीनिंग है जो यू शेप का हो, ठीक है, चाहे सीधा चाहे उल्टा। बस फर्क इस बात का होना चाहिए कि जब इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो तो इसको बे बोलेंगे, बी मतलब बड़ा। तो जब चौड़ाई बड़ा हो तो उसको बे बोलेंगे, और जब उसकी चौड़ाई छोटी हो, विड्थ छोटा हो, तो उसको गल्फ बोलेंगे। ज़्यादा लॉजिक इसमें नहीं लगाना है, ठीक है ना, इतना ही लॉजिक काफ़ी है। जैसे बे ऑफ बंगाल और हम बोले बे ऑफ बंगाल और बोले गल्फ, तो बे ऑफ बंगाल बड़ा होगा कि गल्फ बड़ा होगा? बे ऑफ बंगाल। बहुत छोटा चीज़ बता रहा हूं, समझ लेना। तो बंगाल की खाड़ी भी उसको बोलते हैं और गल्फ को भी खाड़ी बोलता है हिंदी वाला। आगे चलते हैं, लास्ट स्ट्रेट एंड इस्थमस। स्ट्रेट और इस्थमस। स्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल संधि। और इस्थमस जो है स्थल संधि या स्ट्रेट, इस्थमस। किसी को इसको पढ़ने का मन नहीं करता है, वो तो सबको नहीं करता है, लेकिन अभी हाथ कोई खड़ा नहीं करेगा अच्छा, किसको इसको आईएएस बनने का मन करता है? तो भाई बिना पढ़े ले कैसे आईएएस बन जाओगे तुम ठीक है, चाहिए सब मलाई उलाई, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे सर, मेहनत नहीं करेंगे बाय गॉड, बाकी चाहिए सब। इस्थमस और स्ट्रेट। स्ट्रेट का हिंदी क्या बोला था? जल संधि। जल संधि मतलब जल का क्या? संधि। मतलब कि अगर ये एक लैंडमास है, ये एक लैंडमास है बी, ठीक है, इधर एक समुंदर है, मान लो ये पानी उसका रहा और इधर पानी, एक समुंदर इधर है, ये दोनों का पानी क्या होगा? मिल गया, तो जल की संधि हो गई। तो क्या होगा? स्ट्रेट। जब दो जल आपस में मिल जाएं और उसके बाद जब दो जल मिलेंगे तो थोड़ा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जमीन दोनों भाग क्या हो जाएगा? अलग। ये बता चुका हूं मैं, लास्ट बार ये बता रहा हूं। उसके बाद है इस्थमस। यहां पे क्या हो जाएगा? दो जमीन आपस में मिल जाएगा, जैसे मान लो ए और बी मिल गया, ठीक है। तो सर पानी तो अलग हो गया ना, पहले पानी था, पानी क्या हो गया? अलग हो गया। तो सर जब दो जमीन आपस में मिल जाए और पानी अलग हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? इस्थमस। और इस्थमस का एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा। यहां तक क्लियर है? अब पनामा, डोंट आस्क मी कि वेयर इज पनामा एंड ऑल, राइट? नहीं होता जैसे सारा चीज पढ़ा दिए, लास्ट में पूछता सर हु वाज दैट इस्थमस ऑफ पनामा, आई डोंट नो हो गया फिर कांड उस समय सर आपको बस याद आएगा कि यार क्या ही बोल रहा है ये। इस्थमस ऑफ पनामा एंड और एक और चीज, मैंने नॉर्थ अमेरिका में आपको पनामा पढ़ाया था। नॉर्थ अमेरिका में पनामा याद है? पनामा सिटी। तो जो पनामा है, इस्थमस ऑफ पनामा के एग्जांपल जो सबसे नीचे जो वर्ल्ड मैप पे जो यहाँ टच कर रहा है ना, यहाँ देखो ये जो पार्ट है, ये पनामा लिखा हुआ है। यहाँ देखो ये जमीन का भाग दोनों जुड़ गया है, पानी अलग हो गया है। हाँ यहाँ दिख रहा है, यहाँ, हाँ ध्यान से देखना, ये तो जो आपका ये जमीन का भाग क्या हो गया? जुड़ गया है, और पानी क्या हो गया है? अलग। उसी को बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। स्ट्रेट का एग्जाम्पल तो बहुत सारा है। पाक स्टेट बोला था, श्रीलंका को अलग करता है किससे? इंडिया से। उसी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स आपको पढ़ाए हैं, कुक स्टेट, फोबेक्स स्टेट, बहुत सारे स्टेट है। तो स्टेट यहां तक क्लियर है? चलो यार, आज आप लोग से ज्यादा ना मैं एक्साइटेड हूं, ठीक है।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत खामियां मेरे में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ऐसी खामियां नहीं जिससे कि किसी दूसरे को नुकसान हो जाए। खामियां तो सभी में है ना यार, अपन भगवान थोड़ी है। लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करना है, जो ज़्यादा बुरा खामी है उसको सुधारना है। एक्साइटमेंट देखो, मतलब पर्सनली लाइफ में आपको आईएएस बनने के लिए एक्साइटमेंट चाहिए, ठीक है, कि अपने को आईएएस बनना है। सुबह उठे तो लगे कि चल यार कुछ कर तो रहे हैं अपन, ऐसे उठ रहे मर मर के कायला उठे हैं, सोए रहते बाई गॉड। तो सर अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है तो आप सर समझे कि क्या ही लाइफ में मतलब होगा। सुबह उठते उठते एकदम कूद जाइए, आज आईएएस करना है, आज एक नया चीज़ तैयार हो रहा है, नया पढ़ना है। ठीक है, प्रैक्टिकली हर दिन पॉसिबल नहीं है, मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ सब कुछ, लेकिन अगर रीज़न क्लियर है, कारण क्लियर है ना, तो आप ऑटोमेटिक। तो मुझे भी मन नहीं करता कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ। हिटलर सर पूरे लाइफ में 3 बजे उठा है, पूरे लाइफ में इतना डिसिप्लिन था, पूरे लाइफ 3 बजे उठा है, पूरी जिंदगी नाव पे पोंछा दे दे के, शिप्स और जहाज पे पोंछा देता था बचपन से, और उसके बाद वो दुनिया का, उस देश का सबसे बड़ा ऐसा बनता है डिक्टेटरशिप, ऐसा शासन करता, समझ रहे हो, पोंछा दे के। लेकिन उसमें डिसिप्लिन था सुबह 3 बजे उठने का। भले ही कहता था कि काले लोग को मरवा दो, मरवा भी दिया कितना को, हम ही लोग खाली शुद्ध हैं बाकी सब है, लेकिन सर उसका डिसिप्लिन हमें सीखना है, बाकी मरना नहीं है किसी को। तो डिसिप्लिन जरूरी है। मुझे भी मन नहीं करता, आपको भी मन नहीं करेगा एक्सरसाइज करने का, आपको भी मन नहीं करेगा, मुझे भी नहीं करेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलो एक्सरसाइज कर ही लेता हूँ। अगर 100 साल जीना है तो कर लो, ठीक है, अगर 100 साल जीना है तो कर लो। आईएएस अगर बनना है, नहीं पढ़ने का मन है, चलो पढ़ लो। आईएएस अगर बनना है तो चलो पढ़ ही लेते। तो इस तरह से सोचोगे ना तो हो जाएगा। मोटिवेशन में उसका काम नहीं होता, एक दिन चार्ज हो गया खूब, दूसरे दिन हमसे उठा नहीं जा रहा है भाई, समझ लो वो मोटिवेशनल वीडियो देख के आईएएस की तैयारी नहीं होता है। इसलिए आईएएस की तैयारी में कछुआ हमेशा जीतता है, खरगोश कभी नहीं जीतेगा। हमेशा कछुआ जीतेगा, जो आराम आराम से चुपचाप लगातार चल रहा है। ये नहीं कि 10 कदम चल दिए, जाके 2 मिनट सो गए। आइए इधर। तो सर अब जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो जीवन का मेन आनंद है, और आपको ऐसा समझना है। यहाँ तक पहले क्लियर हो चुका है? तो सर अब थोड़ा बात समझ में आते हैं। तो किंगडम का शेप जो है स्फेयर है, हाथ खड़े करें। किनको को लगता है संतरा शेप का है, किनको अंडा शेप का लगता है? भाई सुने तो होगे ना, सब सुना हुआ है, ये सब सुना हुआ है, संतरा अंडा पता नहीं और क्या क्या। तो पहली बात, आज जीवन में एक बात बता लीजिए कि अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है। अब कहेगा सर ये कहाँ से आ गया, रणछोड़ बाबा नया लाए हैं। तो पहले एक काम करिए, हेडिंग डालिए फ्रेश, और फिर फ्रेश डाल के लिखिएगा अर्थ शेप। नहीं, थीम 1 ही चल रहा है, थीम 2 तो अलग है, थीम 1 ही है अभी। अर्थ शेप डालिए जल्दी। मतलब कि अर्थ का एक्चुअल शेप क्या है, पृथ्वी का एक्चुअल शेप क्या है। डालिए होंगे, ठीक। तो डालिए, अर्थ का एक्चुअल शेप है जियोइड, GEOID। तो आज से जीवन में जब भी अगर पूछे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, पिछले बार भी पूछा हुआ था। तो एक्चुअल शेप अर्थ का क्या है, जियोइड। अब आप लोग ना थोड़ा बहुत सर्कल पढ़े होंगे, तो आप पढ़े होंगे डायमीटर, पढ़े होंगे, कितना पढ़े डायमीटर, व्यास, उसके बाद रेडियस का हिंदी का त्रिज्या, पढ़े होंगे ना, वृत्त की परिधि। अच्छा, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कितनों को पता है? 2 पाई आर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। पढ़े हैं ना? पढ़े हैं सर, लेकिन अब थोड़ी ना जरूरत है कि पढ़ेंगे। तो आर क्या है यहाँ पे, डायमीटर है कि रेडियस है? त्रिज्या है, त्रिज्या। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, D = 2R। मतलब व्यास जो है वो क्या होता है, दोगुना होता है किसके, त्रिज्या के। ये पढ़े हैं ना? मान के चल रहा हूं मैं, क्योंकि इसका यूज आएगा। तो सर ये देखिए, ये मान लीजिए ये रहा, तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि सर्कल का डायमीटर है? बिल्कुल बोल सकते हैं। डायमीटर का एक और मीनिंग भी होता है कि जो वृत्त को आधा आधा कर दे, बिल्कुल इक्वल भाग में, उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। रेडियस क्या होता है, जो केंद्र से सरफेस तक जो दूरी है वही क्या है, रेडियस। ठीक है ना जी? ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया है। अगर हम इसी को जोड़ दें तो ये भी एक डायमीटर हो गया, ये भी एक डायमीटर हो गया, यानी कि AB भी एक डायमीटर है, और उसके बाद CD भी एक क्या है, डायमीटर। यहां तक इसको तकलीफ? कितने लोग पढ़े हैं इक्लिप्स? इक्लिप्स नाम सुने हैं? सुना तो होगा ही, उसको बहुत लोग इलिप्स भी बोलते हैं।
तो इक्लिप्स एक अलग टर्म आ गया, जैसे अब एक आ गया इलिप्स। पढ़े पैराबोला, हाइपरबोला, जो साइंस में पढ़ा होगा 12th में वो पढ़ा होगा, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स वगैरह, ठीक है ना। तो सर इलिप्स का डेफिनेशन अलग होता है और उसी तरह से सर्कल का भी अलग होता है। सर्कल का नियम क्या, इधर सर्कल का नियम क्या है कि जहां कहीं भी सेंटर से तुम जाओगे हर का हर रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन सर अर्थ के बारे में पहले बोला गया कि ये वृत्त क्षेत्र का, मतलब वृत्त शेप का है। फिर कुछ लोग बोले नहीं सर स्फेयर है, स्फेयर, स्फेयर जानते हो, गोला, पीके वाला गोला नहीं, गोला। मुझे फॉर्मूला बताओ एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है। स्फेयर का बोला हूं, गोला का एक होता है 4/3 पाई आर क्यूब टोटल, उसमें भी होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। तो मतलब मैं ये थोड़ा हिंट इसलिए दे रहा हूं कि थोड़ा बहुत जितना बताना उतना बता लेता हूं, बाकी इसका जरूरत पड़ेगा वहां बताते जाऊंगा। तो सुनो इधर, तो सर इस हिसाब से AB का जितना लेंथ अगर मान लो 7 है तो CD का भी लेंथ कितना होना चाहिए, 7, अरे होना चाहिए ना। तभी हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज क्या है, सर्कल में है। बट अर्थ के साथ सर उल्टा हो गया, ये जो इधर का AB का है ये है 12,756 और इसका लेंथ है 12,714। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि अर्थ सेंटर में या अर्थ ब्रीथ में है? अरे बोल सकते क्या, नहीं, क्योंकि सर ब्रीथ होने के लिए दोनों का दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर। और अगर हमारा डायमीटर बराबर नहीं है तो फिर हम अर्थ को कभी भी सर्कुलर तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो सर ऐसा कोई ऐसा शेप ही नहीं है जो ये कहीं पे फिक्स हो, क्योंकि एलिप्स अलग चलता है, पैराबोला अलग चलता है, सर्कल अलग चल रहा है, स्फेयर में भी क्या होना चाहिए, उसमें भी रेडियस बराबर होता है। अरे सुन रहे हैं क्या? तो सर जो लोग पहले से धांधली देते जा रहे थे कि वृत्त है, नारंगी शेप का है, संतरा, अंडा, गोलाकार, मालाकार, पता नहीं क्या क्या ये सब फालतू की बकवास। तो लास्ट में क्या दिखाएगा कि अर्थ का जो शेप है उस शेप में जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जा रहा है 12,756 है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये अप्रॉक्स में माना गया है, लेकिन फिर भी इसको वैल्यू को ज्योग्राफर ने इसको एक्सेप्ट किया है कि इतना लेंथ है 12,756। और सर इसका लेंथ जो वर्टिकल है उसको कितना माना गया, 12,714। तो एक ऐसा शेप जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ अलग हो और वर्टिकल डिस्टेंस कुछ अलग हो, उसी शेप को बोलते हैं जियोइड। एक नया अलग आ गया इधर इधर, जैसे एक त्रिभुज है तो त्रिभुज कब बोलेंगे, जब उसके कितने साइड्स होने चाहिए, 3। स्क्वायर बोलेंगे जब 4। उसी तरीके से जब कुछ एक ऐसा कंडीशन हो जिसमें कि उसका एक डायमीटर अलग हो और दूसरा डायमीटर अलग हो, उसको क्या बोलेंगे, जियोइड। तो एक नया शेप आ गया जियोइड। कुछ बुझा रहा है? क्योंकि किसी भी पैमाने पे, अरे बात को समझना, स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज 4 साइड्स। वाई वी आर सेइंग पेंटागन, बिकॉज 5 साइड्स। बट ये तो सर अर्थ का शेप कहीं ला ही नहीं कर रहा है, तो एक नया शेप का नाम ही हम दे दिए कि एक ऐसा शेप जिसमें दोनों डायमीटर का डिस्टेंस क्या हो, अलग हो, उसको क्या बोलेंगे, जियोइड। सो बेसिकली अर्थ एक्चुअल शेप इज क्या, जियोइड। तो अर्थ का ओरिजिनल शेप क्या हो गया, जियोइड। यहां तक सबको क्लियर है? तो पृथ्वी का एक्चुअल और ओरिजिनल शेप क्या हो गया, जियोइड हो गया। बहुत बढ़िया। बट कुछ और बातें समझाना है आपको जो बहुत जरूरी है। देखिएगा अब ध्यान से, यहां से अब मामला आगे बढ़ने वाला है। अब यहां से लगेगा कुछ ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये जो है ना ये बढ़ेगा अभी सुरूर। यहां तक क्लियर है? अब आइए जरा आपको पढ़ाया हूं मैं, तो सर ये मान लीजिए अर्थ है पूरा, मान लीजिए, तो अर्थ का शेप क्या होना चाहिए, अरे बोलो यार, जियोइड। तो सर ये जो है कितना लेंथ है इसका, 12,756, 12,756 किलोमीटर है। ये कितना है, अरे किलोमीटर बोल रहा हूं, किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 12,756 किलोमीटर है, ठीक है। यहां से दिल्ली कितना दूर है, लगभग 1000 किलोमीटर बोला जाता है। तो ये कितना है, 12,756 किलोमीटर, एक डायमीटर। बुझा रहा है? तो कभी फुर्सत में हो और बेरोजगार हो तो आप नाप सकते हैं कि 12,756 किलोमीटर चलने के बाद कितना किलोमीटर होगा। तो एक नॉर्मल आइडिया लगा लिया गया। इधर देखिए, प्लीज ध्यान से देखते रहना बारीकी से। अब इधर इस चीज को मैप पे थोड़ा आना। मैंने आपको एक बात पढ़ाया था इक्वेटर के बारे में, जिसको हिंदी में आप लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। कर्क रेखा भी पढ़ोगे, मकर रेखा भी पढ़ोगे ना, कक्कर मक्कर सब पढ़े हैं आप। इधर देखिए ध्यान से,
मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सुन रहे हो ध्यान से, नया नया शब्द आएगा तो आपको पहले से सुना हुआ है। ये देखो 0 डिग्री है इक्वेटर। इक्वेटर का मीनिंग क्या है? जो बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है, बस अभी के लिए समझ लेना। तो सर ये 0 डिग्री है, वो क्या है? इसको क्या बोल रहे हैं? इक्वेटर। और इधर रखो, अपने मैप पे देखोगे तो ऊपर में भी एक 0 डिग्री है, ठीक है। तो इस 0 डिग्री को ये अलग एक क्या है? ये तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये क्या है? वर्टिकल है। अरे हाँ है ना। तो जब आप नॉर्थ साउथ लिखते हो तो कैसे लिखते हो? ऊपर में नॉर्थ, नीचे क्या? साउथ। ये पोल को दर्शाता है, ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अरे है ना। तो सर जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, लेटा हुआ है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटोरियल डायमीटर। बुझा रहा है। और जो वर्टिकल हो इसको बोलते हैं पोलर डायमीटर। पोल समझ रहे हैं? पोलर हो गया ध्रुव, ध्रुवीय व्यास, पोलर डायमीटर। यहां तक क्लियर है? तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सही से जवाब देना, जो बता दोगे वही। अलर्ट हो सब कोई? तो मुझे बताइए क्वेश्चन कि इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन पोलर डायमीटर और पोलर डायमीटर इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल डायमीटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्या इक्वेटोरियल डायमीटर बड़ा है पोलर डायमीटर से, या पोलर डायमीटर बड़ा है इक्वेटोरियल डायमीटर से? इक्वेटोरियल डायमीटर बड़ा है किससे? पोलर डायमीटर। क्योंकि ये कितना था? 12,756 और ये कितना है पूरा? 12,714। तो यहां लिख लीजिएगा इक्वेटोरियल डायमीटर इज, ऐसे करके, क्योंकि ऑप्शन में ही पूछा हुआ है, जो है इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन पोलर डायमीटर। इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन क्या? पोलर डायमीटर। सुना ध्यान से। इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन क्या? पोलर डायमीटर। यहां तक क्लियर है किसी को? तो अब मैं आपको ना शब्द बार बार जिवाइड वाइड नहीं बोलूंगा, मैं अब 2 वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर। और अर्थ का शेप आपको दिमाग में रखना है, क्या होना है? जिवाइड। क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है? अब आगे चलते हैं। आपके पास ना 4 ऑप्शन होगा। क्वेश्चन में 12 पूछेगा कि अर्थ का एक्चुअल शेप क्या है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कि पहला दिया जाएगा सर जियोइड मान लो। दूसरा, अब जियोइड जैसी दे दिया उसके बाद कुछ भी पूछे तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है, क्योंकि जियोइड ऑप्शन होगा। यहां तक क्लियर है? लेकिन सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जियोइड नहीं देगा। इंटरेस्टिंग, ज्यादातर होता है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, दिमाग वमाग कम है, मतलब कहने का तो सर ज्यादातर क्या हो देगा नहीं जल्दी। यूपीएससी आपको क्लियर कट ऑप्शन देगा भाई, जो है सही है, उसमें वो धांधले वांधले नहीं चलता है। बीपीएससी वगैरह में जानबूझ के क्या है, जियोइड शेप नहीं देगा। क्या लिख देगा? पहला लिखेगा सर्कल, उसको लिखेगा ऑरेंज शेप, फिर उसके बाद थर्ड लिखेगा स्फेरिकल, फोर्थ एग शेप, और फिफ्थ लिखेगा ऑबलेट स्फेरॉइड। समझ ना, आमलेट उमलेट सब बन गया। 5 ऑप्शन है। हाँ देखिए, मतलब 5 ऑप्शन में लास्ट में होता है कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो बीपीएससी ही कर सकता है सब, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। समझ रहे? बाकी 4 ही ऑप्शन पे गेम खेलिएगा आप लोग। ऑबलेट स्फेरॉइड पहले लिख लीजिए, आप बस नोट करके एक पॉइंट लिख लो कि अगर ऑप्शन में जियोइड नहीं लिखा हुआ है तो ऑबलेट स्फेरॉइड डालना, क्या कि ये गलती एक बार हो चुका है। इसीलिए भाई हम एक एक चीज पहले ही क्लियर करके रख लेते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। क्या मैंने बोला कि अगर ऑप्शन में जियोइड नहीं लिखा हुआ है तो ऑप्शन में आप क्या ऑबलेट स्फेरॉइड ढूंढना। अगर ऑबलेट स्फेरॉइड होगा, मतलब ऑप्शन में जियोइड नहीं हो तो ऑबलेट स्फेरॉइड ऑप्शन पे टिक मारना, बात खत्म। ऑबलेट स्फेरॉइड, ऑबलेट स्फेरॉइड मतलब होता है चिपटा हुआ, जो ऊपर से जिस तरह से अंडा होता है उस टाइप से चिपटा हुआ। संतरे के आकार का मत मार के आ जाइएगा। तो इफ नॉट जियोइड देन क्या होगा? ऑबलेट स्फेरॉइड। अगर जियोइड ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको मार के आना है क्या? ऑबलेट स्फेरॉइड। ठीक है जी।
लिख लिया यहां तक? चलो अब मजा आएगा। तो अभी तक क्या पढ़े हैं, यहां तक क्लियर है सभी को? तो इक्वेटोरियल डायमीटर क्लियर है? तो इक्वेटोरियल डायमीटर बड़ा होगा कि पोलर डायमीटर? बताना, इक्वेटोरियल डायमीटर का लेंथ कितना था? 12,753 56, याद रखिएगा, अप्रॉक्स 12,756 किलोमीटर। और पोलर डायमीटर का लेंथ? बहुत बढ़िया। अर्थ का टोटल शेप क्या हो गया? जियोइड। क्लियर है यहां तक? इफ नॉट जियोइड देन ऑब्लेट स्फेरॉइड, मतलब चिपटा हुआ ऊपर से और नीचे से। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब सर आते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब सर मजा आएगा, देसी चलेगा, देसी, समझ रहे हैं? देसी पूरा एकदम। लैटिट्यूड, दूसरा है लॉन्गिट्यूड। जानते हैं एक बार क्या हुआ था? आपको एक कहानी सुना देते हैं, थोड़ा पीछे का भूलवा लें। तो मतलब कहानी ये था, क्योंकि पूछूंगा इसके बाद मैं लेंथ पूछूंगा, लेंथ तो आपको थोड़ा कहानी सुनाते हैं। एक टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक है? अब पढ़ा रहे थे, उसके बाद सडनली क्या हुआ, वो पढ़ाते पढ़ाते क्या किए, ना लैटिट्यूड पढ़ा है ना लॉन्गिट्यूड पढ़ा है, आगे बढ़ गए पूरा। आगे जाके बता दिए, बताने के बाद क्या बोल रहे हैं कि टोटल लैटिट्यूड इतना होता है, टोटल लॉन्गिट्यूड इतना होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, बच्चे लोग लिख भी लिए कि लॉन्गिट्यूड 181, लैटिट्यूड इतना इतना, लिख के चले गए। घर पे गया, पापा पूछ दिए, बेटा लैटिट्यूड क्या होता है? बोला 181 और लॉन्गिट्यूड 179। अब सर प्रॉब्लम ये है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम यही है कि प्रैक्टिकल, अब जैसे ज़्यादातर आप आदमी को सुनते हैं, देखेंगे क्या बोलेगा पता है? ये जो इतना मैथ पढ़ता रहा, क्या काम है तोरा जिंदगी में? उस सर बार बार ही बोलेगा आपको, डिफरेंशिएशन बनाए थे, बाय गॉड इतना हम जाके कैलकुलस बनाए थे, सब इतना सारा मतलब बना के दिमाग खराब हो गया, वेक्टर बनाए, फिर क्या क्या बनाए, कुछ काम नहीं आया। ट्रिपल स्केल फैक्टर भी कुछ काम नहीं आया। लेकिन याद रखिए, प्रैक्टिकल उनका यूज कहीं ना कहीं है, अगर आप सही ढंग से पढ़े हैं तब, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि यूज नहीं है, लेकिन हम अगर चीज़ों को रट के खाली पढ़ेंगे तो उसका यूज वाकई कहीं नहीं है, और उसको रिलेट करेंगे तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं रहता है बहुत किसी बात। जैसे आप इसको पढ़ रहे हो, आप आराम से, वही बोला कि आराम से सोचो कि कहाँ यूज आ रहा है, आ जाएगा यूज। अभी देखो कैसे आ रहा है, लैटिट्यूड दिख रहा है, लॉन्गिट्यूड दिख रहा है। लैटिट्यूड का ऐसा नहीं समझो लेटा हुआ लाइन, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल। अभी के लिए बस बता रहा हूं। तो अब ना सर मजा आएगा। ये ग्लोब है, क्या है ये? अरे बोलो ग्लोब। देखो इधर, प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं अभी से, ठीक है? सभी कोई सावधान हो के मैं भी बोल दे रहा हूं। जैसे मैं दिमाग में आपके पिक्चर बोलूंगा सोचने के लिए, वैसे ही सोचना, कोई अपने से तुरफार मत सोचना, पहले बता दे रहा हूं, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, मेरे क्लास का भी मजा नहीं ले पाएंगे आप। तो जैसे मैं इमेजिन करवा रहा हूं वैसे ही इमेजिन करिएगा। मान लो अगर इसको ग्लोब पे है, ठीक है? इस ग्लोब पे हमने ऐसे एक लाइन पूरा खींचा, प्लीज फील करना, खींचा। अरे दो तरीका है ना कि सर इस बोर्ड पे या तो हम लाइन ऐसे खींच सकते हैं या फिर लाइन हम ऐसे खींच सकते हैं। तो अगर हम ऐसे खींच रहे हैं तो ये लेटा हुआ लाइन है, इसको बोल रहे हैं लैटिट्यूड। क्या बोल रहे हैं? और इसी पे हम अगर ऐसे खींच रहे हैं तो क्या हो गया वो? लॉन्गिट्यूड। तो सर लॉन्गिट्यूड को अब हिंदी इंग्लिश में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट इतना दिमाग में रखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए। एक हो गया अक्षांश, एक हो गया देशांतर। अक्षांश और क्या? देशांतर। लेकिन अक्षांश और देशांतर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की वर्टिकल लाइन, लेटा हुआ लाइन लैटिट्यूड, और सर जो आपका लाइन जो स्टैंड किया हुआ है वो क्या है? लॉन्गिट्यूड। यहाँ तक क्लियर है? अब इधर देखिएगा, अर्थ पे और मैप पे आप सोचिए, मैप पे इधर प्लीज देखिएगा। ये मान लो मैं मैप ही की तरह बना रहा हूं, 2D अभी बना रहा हूं। इधर देखना, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, जैसे XYZ बनाते हैं तो 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे 1 डिग्री, फिर क्या 2 डिग्री 3 डिग्री जाएंगे ना जी, तो ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएगा, नीचे क्या? साउथ की तरफ। तो 0 डिग्री के लाइन को हम लैटिट्यूड बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। तो क्या हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि इक्वेटर इज ए लैटिट्यूड? अरे यस और नो? यस, बिकॉज इक्वेटर इज ऑल्सो व्हाट? लैटिट्यूड, क्योंकि लेटा हुआ लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम इक्वेटर को क्या बोल सकते हैं? लैटिट्यूड। तो क्या हम इक्वेटर को लॉन्गिट्यूड बोल सकते हैं क्या? नो, इक्वेटर इज व्हाट? लैटिट्यूड। पहले यहां तक क्लियर है? अब इधर आना। अब लेट से हम जैसे ही आप XYZ करते हो तो ऊपर बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 बढ़ो। तो सर 1 2 3 4 5 6 ऊपर बढ़ते जाओगे। तो जब ऊपर बढ़ते जाओगे यहां से यहां तक, तो हर कहीं का वैल्यू अपना 1 2 3 30 60 90 जाएगा। कहीं ना कहीं तो एक लास्ट होगा ना,
कहीं ना कहीं नीचे भी क्या होगा, लास्ट होगा। मुझे नहीं पता कहाँ लास्ट होगा, अभी देख लेंगे, बट कहीं ना कहीं लास्ट होगा। ठीक, तो सर जब आप 0 से ऊपर जा रहे हो तो ये सब का सब क्या है, लैटिट्यूड है। अरे हाँ है ना, प्लीज जोर से बोले, यस और नो। अब मुझे फील करके आप बताना जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं वैसे। समझो कि आप ऐसे हो, मेरे हाथ में ऐसे समझो कि एक पूरा का बॉक्स रखा हुआ है, महसूस करो एक बॉक्स है। चलो बॉक्स में क्या मतलब, ऐसे समझ लो कि जो आपको मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रेशन जो मिलता है, जानते हैं ना, केक मिलता है। तो सर अब वो डिब्बा है एक, इस डिब्बे पे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो। ठीक, तो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो तो नॉर्थ में जा रहे हो, मतलब ऐसे बढ़ते जा रहे हो। तो इक्वेटर है कि मतलब कि ये लॉन्गिट्यूड है कि लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड है। अब इधर जिलेबी बना रहे हो, जिलेबी, जिलेबी पारते हैं ना, बुझा रहा है, तो जिलेबी आप ऐसे करते जा रहे हो ऊपर, सुन रहे हो ध्यान से। तो ये लैटिट्यूड हो रहा है कि लॉन्गिट्यूड हो रहा है, लैटिट्यूड। तो बेसिकली लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ में जा रहा है कि ईस्ट वेस्ट में जा रहा है, किस में जा रहा है, फिर से बोलना। तो सर अभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूजन आने वाला है, इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूं। लैटिट्यूड हमेशा कहाँ जाएगा, नॉर्थ साउथ में। तो अगर ये मान के चलिए कि इसको भी ग्लोब का भी जरूरत नहीं है, मैं फील ही करा दूंगा आपके पूरे एकदम दिमाग में। मान के चलो ग्लोब मेरे हाथ में रखा हुआ है और इस ग्लोब पे आप आराम से ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ते जा रहे हो, फील करना है। तो सर ये लैटिट्यूड में आप ऊपर बढ़ रहे हो, यानी कि नॉर्थ और साउथ में बढ़ रहे हो। तो अगर मैं बोलूंगा कि सर 30 डिग्री नॉर्थ, मैंने बोला है कितना, 30 डिग्री नॉर्थ, इसका मीनिंग ये लैटिट्यूड के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो सर मैंने एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फिर से सुनना, लैटिट्यूड ऑलवेज गोज इन नॉर्थ एंड साउथ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अगर मैं 30 डिग्री नॉर्थ बोलूं या 30 डिग्री साउथ बोलूं, दोनों का दोनों क्या होगा, लैटिट्यूड। अरे हाँ है ना। अब देखो 0 डिग्री, 1 2 3 4 बढ़ते जा रहे हैं नॉर्थ से साउथ, फिर उस तरह से 0 डिग्री ऊपर में गए तो नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। क्लियर है। इसी तरीके से अब दूसरा इमेजिन करते हैं और उसको फील करते हैं। फिर अब ये रहा आपके सामने फुटबॉल, इस फुटबॉल को काटना शुरू करो ऊपर से। अब ऐसे नहीं काटना है, ऊपर से काटना है। तो क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड, यानी कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा है क्या, ये ऐसे है, ऐसे इधर मार्कर है, आपने इसको काटा, काटते जा रहे हो पूरा भाग को। तो सर ये ईस्ट से वेस्ट जा रहा है कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। तो सर लॉन्गिट्यूड हमेशा ईस्ट से वेस्ट में जाएगा और लैटिट्यूड हमेशा कहाँ जाएगा, नॉर्थ से साउथ। अरे कुछ बुझा रहा है। तो अगर मैं पूछूंगा जो भी बात, उसको समझना पहले। अब यहां देखो मैंने लिखा 35 डिग्री ईस्ट, तो बताना जा रहा है लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड, 35 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की लैटिट्यूड, सबसे आंसर चाहिए मुझे। 35 डिग्री ईस्ट क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड, क्योंकि मैंने बोला है। अब आराम से इस पे महसूस कर लो एक बार और मैप पे। ये देखो ये रहा 0 डिग्री, ये जो लाइन दिख रहा है ना, 0 डिग्री को क्या बोल रहे थे, इक्वेटर। अब 0 डिग्री के बाद यहां देखो 30 डिग्री दिख रहा है। अब इसके ऊपर गए, फिर 60 डिग्री, फिर 75 डिग्री, फिर ऊपर गए मान लो 90 डिग्री। सुन रहे हो ध्यान से। तो ये क्या हो गया, पूरा लैटिट्यूड हो गया। सुन रहे हो ध्यान से। नीचे भी पूरा क्या हो गया, लैटिट्यूड। अब ऐसे क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड कहाँ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूड मतलब कि वेस्ट से ईस्ट, और सर लैटिट्यूड हमेशा किसमें होगा, नॉर्थ से साउथ। पहले यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो सर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पहले नॉर्थ साउथ मुझे बताना जरूरी था, पहले वो दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अब मैं एक और अप्रोच अपना रहा हूं आपके लिए। ये मान लो है ऐसे, मैंने अपना एक रखा, इसको मार्कर, मार्कर को रखा मैंने, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करते जा गया। तो ये क्या बना, लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। अब ऐसे, पक्का यहां तक क्लियर है ना सभी को। अब सर कितनों लोगों को लगता है कि लैटिट्यूड एक लाइन है, हाथ खड़े करें जिनको लगता है लैटिट्यूड एक लाइन है, हाथ खड़े करें भाई, हाथ खड़े करो, पूरा करो, मजाक बात है, मतलब मजाक क्या लेना है, पूरा एकदम सीधा के साथ गलती करो, क्या दिक्कत है। तो मतलब बहुत लोग ये भी बताया, सर हमको नहीं पता, आप ही बता दो यार, हमको नहीं पता है, तुम ही बताओ हमको क्या करना है। हम यहाँ सुनने आए कि बताने आए हैं। देखो सारा मसला अब यहाँ है, जो हम समझते हैं वैसा जीवन में नहीं होता। आम आदमी जो समझता है मैंगो मैन, वैसा होता नहीं है। देखो इधर कुछ मैं इस बना दिया ऐसे यूं। देखो डायग्राम में अपन बहुत अच्छे हैं, तो एडजस्ट कर लेना। मेरी बात समझ में आ रही है, आप समझिए मेरी बात।
तो पहले बस हाँ मैं आपको फील पूरा करा दूंगा, आपको डिजिटल बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी गारंटी में बता दे रहा हूँ। बाकी पैसा दोगे तो भी हो जाएगा। देखो इधर, ये सबसे पहले मान लो अर्थ का है, ऐसे समझना ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है सभी कोई। इस सेंटर से एक ऐसे लाइन मैंने बनाया, मान लो ये 0 डिग्री का लाइन है। एंगल कैसे बनाते हैं आप, ये रहा मान लो 45, अरे पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ये बीच में क्या हुआ 45। भाई जब आप बनाते हैं कंपास, जब शुरुआत में सबसे पहले इस्तेमाल जानते हैं कब होता है, 9th में आता है कंपास जनरली। तो सबसे पहले आता जानते हैं क्या बनाता है, पुकार गोला बना दिए पहले। उसके बाद आपको पहली बार कोई सिखाता है सीनियर कि बेटा देखो अगर ऐसे रख के, जैसे यहाँ पे स्केल रख दी ऐसे मार दिए, तो सर क्या करते, एक मार दिया इधर, एक इधर मार दिया, फिर यहाँ से लिया इधर मारा, फिर यहाँ से लिया इधर मारा, ये देखो 90 डिग्री का बन गया, तब खुशी होता है। मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा बोला जाता है जब बनाओ तो 75 का, तब उसमें तकलीफ शुरू हो जाता है। तो लॉजिकली कहने का ये यहां से यहां तक 0 डिग्री है, तो उसी तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ते जाएगा 90 डिग्री तक। अरे जोर से बोलो हाँ है ना। तो बेसिकली लैटिट्यूड इज ए एंगल। इधर देखो 0 डिग्री यहां पे है, अब इसके पास से ये मैंने अर्थ का शेप अभी बना दिया, हाफ हाफ समझ लो, समझो ध्यान से। तो ये 0 डिग्री का हुआ एंगल, ये कितना हुआ 1 डिग्री मान लेते हैं। अरे सुन रहे हो, तो 0 डिग्री से एक लाइन खींचे पूरा, फिर 1 डिग्री से पूरा एक लाइन खींचे, फिर 2 डिग्री से पूरा एक लाइन खींचे। अरे महसूस कर पा रहे हो मेरी बात। तो सर यानी कि ग्लोब पे ये हम एंगल, ये लाइन जो बना रही है सब इमेजिनरी लाइन है। बेसिकली लैटिट्यूड एक एंगल है, दैट्स ए एंगल। उस एंगल से जो हम लाइन बना रहे हैं उसको बोल रहे हैं क्या, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड कोई आपसे पूछे तो क्या एक लाइन है कि एंगल है, एंगल है। तो सर ये जो बना रही का है, सर दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल लाइन। ये जो लाइन बना रहे इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन, लैटिट्यूड रेखा, अक्षांश रेखा। मेरी बात समझ में रहे। लेकिन लैटिट्यूड का मीनिंग क्या है, दैट इज ए एंगल। तो सर हम बोले कि 30 डिग्री नॉर्थ बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ, हम वहां कहां लाइन बोल रहे हैं 30 डिग्री का लाइन बना, हम बोले 30 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री साउथ, तो हम क्या बोल रहे हैं, लैटिट्यूड बोल रहे हैं। यानी कि लैटिट्यूड क्या दर्शाता है, एंगल को कि लाइन को, एंगल को, कोण को। यहां तक पहले क्लियर है। तो अगर हम इस पे महसूस करके देखोगे तो सर लैटिट्यूड कुछ ऐसा हो, इधर देखना, इधर एक बार लास्ट पे महसूस कर लेना, समथिंग लाइक दिस। ये देखो ये एक सर्कल रहा, उसके ऊपर एक सर्कल 2, फिर उसके ऊपर 3, कुछ महसूस हो रहा है क्या, कुछ ऐसा। फिर से बोल रहा हूं समझ लो, ये एक सर्कल, चलनी जानते हैं, चलनी जानते हैं ना, ठीक। तो सर ये एक सर्कल रहा, उसके ऊपर एक सर्कल 2, उसके ऊपर 3। तो सर ये बढ़ता जा रहा है, तो नॉर्थ साउथ में जा रहा है कि ईस्ट वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ साउथ। तो ये लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये बनाया तो लैटिट्यूड पूरा एक सर्कुलर बन रहा है कि एक लाइन है, लैटिट्यूड पूरा क्या बन रहा है, सर्कल। सो बेसिकली लैटिट्यूड इज अ सर्कल, फील करना है, रटना नहीं है, ऐसे रट लिए। तो लैटिट्यूड दैट्स इज अ सर्कल। यहां तक क्लियर है, कंप्लीट सर्कल। देन इमेजिन करो कि अगर ये बढ़ता जा रहा है ऊपर, तो नॉर्थ और साउथ में बढ़ रहा है कि ईस्ट और वेस्ट में। इट मीन्स कि इक्वेटर एंड लैटिट्यूड ऑलवेज गो इन कितना, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यहां क्लियर है। बट ऐसे महसूस करना, इधर ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ। देखो क्लियर कट समझना, इक्वेटर या लैटिट्यूड हमेशा फुल सर्कल बनेगा, जहां से चला है वहीं से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड फुल नहीं बनेगा। देखो कैसे, अभी मैंने मार्कर इस पे रखा है, ठीक है, मार्कर रखा है, ये देखो मार्कर से मैंने ड्रॉ करना शुरू किया इस पे, ठीक है। अब इधर बाहर से ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करना शुरू किया तो पूरा ये सर्कल पूरा बन रहा है कि नहीं, मार्कर फिर वहां पे आके बनेगा, तो पूरा क्या बन गया, सर्कल। लेकिन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, इधर देखो, ये देखो, तो ये क्या है, आके सेंटर में मिल रहा है, यानी कि कुछ ऐसा कि सर ये देखो, ये 2 ऐसे रहा, अगर हम इस चीज को मिला रहे हैं किसी चीज को, तो ये कुछ सब जाके एक सेंटर पे मिल रहा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। लेकिन इक्वेटर में क्या हो रहा है, जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे क्या हो रहा है, खत्म। इधर यहां से शुरू हुआ ऐसे, यहां हुआ खत्म, यहां शुरू हुआ, यहां हुआ खत्म। लेकिन सर लॉन्गिट्यूड में क्या हो रहा है, अरे सुनो, लॉन्गिट्यूड में क्या हो रहा है,
एक पॉइंट से चल रहा है लेकिन उस पॉइंट तक पहुंच रहा है क्या? नहीं, वो सारा का सारा एक कॉमन पॉइंट पे आ जा रहा है। इसीलिए लैटिट्यूड तो हमेशा क्या होगा? सर्कुलर होगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड सर्कुलर नहीं होगा। पहले यहां तक क्लियर है? अब मैं सिर्फ अभी मैं लैटिट्यूड पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर लॉन्गिट्यूड अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अभी सारा फोकस किस पे होगा? लैटिट्यूड पे। तो प्लीज अलर्ट रहना, सो तो नहीं रहे हो ना? चलो ठीक है। तो जीवन का आनंद अब आएगा। अब बताना मुझे, फिर से बोल रहा हूं, समझना। लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ में होगा कि ईस्ट और वेस्ट में? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया। तो सर लैटिट्यूड का पहले अब लेंथ समझ लो। जैसे अगर 0 से ऊपर जाते चले गए, ये सबसे हाईएस्ट जा रहा है कितना? 90 डिग्री पे नॉर्थ में, तो इधर भी सबसे हाईएस्ट 90 डिग्री साउथ पे। तो मुझे आप बताइए, आप बताएंगे आप। अच्छा, अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं, मैं फिर से एक बार और खाली हल्का सा हिंट दे रहा हूं। लैटिट्यूड क्या हुआ? लेटा हुआ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। लैटिट्यूड की बात करते हैं तो ये पूरा सर्कुलर है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे क्या हो रहा है? खत्म। तो कुछ ऐसा समझो, दो सर्कल के बीच में एक सर्कल ये रहा, महसूस कर लो, ये एक सर्कल महसूस हो गया। अरे रिस्पॉन्स करोगे ना, नहीं तो नींद नहीं तो आज सो जाओगे। उसके बाद पहले रिस्पॉन्स करो। ये एक सर्कल इमेजिन हो गया, जोर से बोलो ऐसा नो। इसके ऊपर फिर दूसरा सर्कल है, क्लियर है? फिर उसके ऊपर एक तीसरा सर्कल है। तो इन दोनों सर्कल के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। अरे कुछ ना कुछ तो होगा ना, यानी कि दो लैटिट्यूड के बीच में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए। क्लियर है सर? अब मैं बोला कि ये जो बढ़ता जा रहा है इसका मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे कहां? 90 डिग्री साउथ। तो सर अब आप मुझे बताओ कि टोटल लैटिट्यूड कितना होगा? लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड का मीनिंग क्या बोला हूं? एंगल की लाइन? एंगल। तो लैटिट्यूड का मीनिंग क्या है? एंगल। तो मुझे आप बताओ कि टोटल लैटिट्यूड कितना होगा? 180, 181। मैं लैटिट्यूड पूछा हूं, और लैटिट्यूड का मीनिंग किस चीज से है? एंगल से। अरे भैया सुन रहे हो मेरी बात? तो इधर देखो, अरे भैया इधर देखो, इधर इधर 90 डिग्री तो ऊपर जाएगा, तो सर जितना एंगल है दैट विल भी तो वो रहेगा ही रहेगा। भाई 0 डिग्री भी तो एक एंगल है। अरे 0 डिग्री खुद भी तो एक एंगल है। तो एक 0 डिग्री एंगल हुआ, ऊपर से ऊपर के 90 तो उधर होंगे। अरे 90 कैसे गिन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 कहां? 90। तो ये टोटल ऊपर का 90, इधर का भी टोटल 90, और बीच में एक 0 डिग्री भी तो रहा। तो लैटिट्यूड 181 हो जाएगा। अरे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कितनों को बुझाया है? हाथ खड़े करो पहले। गुड। लैटिट्यूड कितनों को पहले समझ में? टोटल लैटिट्यूड कितना होगा? 181। कैसे हुआ सर? अब इस मैप पे इमेजिन करके देख लो एक बार। मान लो ये मैप रहा, इस मैप पे इमेजिन करो। इधर देखो, प्लीज देखना ध्यान से। 0 डिग्री से ऊपर जाते जा रहे हैं तो सब क्या हुआ? लैटिट्यूड हुआ। अरे है ना? फिर नीचे, तो सर 0 से ऊपर जा रहे हैं 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे, 180 तो यही हो गया। और 0 डिग्री खुद भी तो एक एंगल है। तो टोटल लैटिट्यूड कितना हुआ? 181। फिर से बोलो कितना? 181। अब मुझे बताओ लैटिट्यूडनल लाइन कितना होगा? सोच के बताना। लैटिट्यूडनल लाइन आराम से। अब लाइन बोला हूं, लाइन। अच्छा, हम ये सब जो बना रहे हैं लाइन, ये जाके क्या पृथ्वी पर बना के आए होंगे क्या? अरे भाई हम पढ़ने के लिए इमेजिनरी लाइन है जो बनाए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना? ग्लोब पे जो बनाए इमेजिनरी लाइन है, ये कोई जाके हम चढ़ के बना के नहीं आए चौक से। मुझे समझ में आ रही है? कितना होंगे लैटिट्यूडनल लाइन? तो सर सोचो, इधर 0 डिग्री का लाइन यहां था, इधर देखो, महसूस कर लो एक बार और। ये 0 डिग्री, मान लो ये सेंटर से कहां गया? ये 0 डिग्री का लाइन था, ठीक है? ये 1 डिग्री का वैसा ही हो गया, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री जाएगा ना जी? तो 0 डिग्री वाला जो गया, यहां से एक लाइन बन गया पूरा, फिर 1 डिग्री का पूरा एक लाइन क्लियर हुआ। अरे सुन पा रहे हो? फिर 2 डिग्री का ऐसे ही क्लियर होगा। अरे बुझा रहा है? तो 0 डिग्री पे लाइन बनाते जा रहे हो, ठीक है। जब जाओगे 90 डिग्री पे यहाँ पे, तो यहाँ कहाँ बाहर बनाओगे लाइन? वो तो और ग्लोब से बाहर ही चले गए ना सर, अर्थ से बाहर।
तो सर ना इस 90 डिग्री पर लाइन बनेगा ना ही इस 90 डिग्री पर लाइन बनेगा, यानी कि दो लाइन घटा दो। टोटल एंगल कितना था 181, दो पे बनेगा 181 था, लैटिट्यूड एंगल 181 था। अब सर दो पे एंगल पे लाइन बन ही नहीं रहा है, तो सर 181 में से दो घटा दो तो कितना हो 179। तो लैटिट्यूडनल लाइन कितना हो गया 179 और लैटिट्यूड कितना हो गया 181। मतलब कि एंगल टोटल कितना हो गया 181 और रेखा कितना हो गया लैटिट्यूडनल का 179। बहुत एनर्जी लगता है इसलिए समझ लेना है, तो सोचोगे ना दूसरा कोर्स तो हो जाएगा तमाशा। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आता क्या होगा यूट्यूबर पर समझ लेंगे। इससे बड़ा बेवकूफ और मैं नहीं जानता किसी आदमी को कि अगर क्लास में कोई नहीं समझ के अगर उसके बाद किसी दूसरे का यूट्यूब पे समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, राइट, आपका अधिकार, आपका, आपको जो करना है करिए। बट अगर आप नहीं समझ पा रहे इतना बताने के बाद, इतना छोटा सा चीज के बाद, तो सर अपने माथे पे कुछ तो लिखना जरूरी है। सुन ले यहां तक, पहले ईमानदारी से बोलना, दिल पे हाथ रखे, किसको इसको समझ में आ गया है। तो सर अब मुझे बताना लैटिट्यूड पूरा एक सर्कल होगा कि लैटिट्यूड एक सिर्फ एक लाइन होगा? सर्कल होगा, फुल सर्कल। दूसरा पॉइंट, लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ में होगा कि ईस्ट और वेस्ट में होगा? नॉर्थ और साउथ में। टोटल लैटिट्यूड कितना होगा 181। लैटिट्यूडनल लाइन कितना होगा 179। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सर दो बात का ध्यान रखिएगा, दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस होता है अप्रॉक्स 111। मतलब कि ऐसे इधर एक लैटिट्यूड फिर ऊपर का दूसरा लैटिट्यूड, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? लगभग 111 किलोमीटर, मीटर नहीं, 111 किलोमीटर। मतलब कि अगर ग्लोब पे देखोगे इधर तो इसको महसूस करोगे तो मान लो ये एक रहा लैटिट्यूड, फिर उसके ऊपर एक रहा लैटिट्यूड, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 111। पहले समझ लो अप्रॉक्स 111। बट अभी आराम से इधर एक और क्वेश्चन बताना जरा मुझे, आप मुझे ईमानदारी से बताना कि कितने सारे लैटिट्यूड हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया 181, बट दो लैटिट्यूड के बीच में कितना लैटिट्यूड और बनाया जा सकता है? मतलब कि इधर 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 देखो, अरे भैया इधर देखो, मान लो ये रहा 1 डिग्री का लैटिट्यूड, ठीक है, और ये रहा 2 डिग्री का लैटिट्यूड। इन दोनों के बीच में और कितने सारे लैटिट्यूड हो सकते हैं? जल्दी बताओ, इमेजिन करो, रटो मत, फील करो। सर 1 डिग्री है तो 1 से 2 के बीच में जाओगे तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.35, 1.346 अनलिमिटेड हो सकता है। तो देयर विल बी अनलिमिटेड लैटिट्यूड्स बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। तो कुछ बुझा रहा है यार? 1 से 2 के बीच में पहुंचोगे तो सर 1.1, फिर ऐसे भी तो लिखो 1.1, ठीक है, 1.1235, फिर 1.233, फिर भाई कितना सारा हो सकता है, आप समझ रहे हो? जस्ट इमेजिन। तो कहने का मीनिंग क्या है, दो लैटिट्यूड के बीच में अनलिमिटेड, अनगिनत लैटिट्यूड हो सकते हैं। कुछ बुझा रहा है? बट हम समझने के लिए कितना लैटिट्यूड समझेंगे 181, और लैटिट्यूडनल लाइन कितना समझेंगे 179। अब जानते हैं ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वही बोला ना हम, आधार कार्ड आधार कार्ड खाली रहना चाहिए, पैन का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पैन आधार से कनेक्टेड नहीं है तो अकाउंट आपका नहीं खुलेगा, बुझा रहा है? बाकी पैन नहीं हो तब भी चल जाएगा। आगे जानते क्या पूछता है क्वेश्चन? इंडिया का लोकेशन पूछेगा। जैसे देखो इधर मैंने बोला इंडिया का लोकेशन है 82.5 डिग्री ईस्ट में है। मजा आने वाला अभी। तो सर पहले बताओगे 82.5 डिग्री ईस्ट बोला हूं तो ये लॉन्गिट्यूड लिखा हूं कि लैटिट्यूड लिखा हूं? लॉन्गिट्यूड, क्योंकि बोला लॉन्गिट्यूड हमेशा क्या ईस्ट और वेस्ट में दर्शाएंगे, और लैटिट्यूड हमेशा किस में दर्शाएंगे? नॉर्थ और साउथ में। पहले यहां तक क्लियर है हर किसी को? चलो ठीक है, तो पहले लैटिट्यूड पे आते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। तो पहले लिख लो, दो लैटिट्यूड के बीच में टोटल लैटिट्यूड कितना हो जाएगा? अनलिमिटेड। मतलब दो लैटिट्यूड के बीच में अनगिनत अनलिमिटेड लैटिट्यूड होंगे। पहले ये पॉइंट क्लियर है सभी को? आगे आओ, अब एक बात जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको लिख के बता दो, जीवन का आनंद हमको भी मिल जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। यहां पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस बना लेना, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ गया है। इधर देखो, ये 0 डिग्री है, ठीक,
ये 15 डिग्री है, ये मान लो 28, ये चलो 23.5 मान लेते हैं। कितना डिग्री? 23.5। इसी 23.5 डिग्री को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और नीचे आएंगे 23.5 डिग्री साउथ, तो ये हो गया मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मतलब कर्क रेखा क्या है? जब 23.5 डिग्री पे जो है उसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री साउथ पे उसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। तो 0 डिग्री ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, नीचे जाएंगे तो क्या? साउथ। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसको बताना है। चलिए, तो अच्छा बताना जरा, 0 डिग्री और इस 15 डिग्री के बीच में कितने सारे लैटिट्यूड हो सकते हैं? अनलिमिटेड। और मैंने अभी आपको बोला कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्स 111 किलोमीटर होगा। यानी कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस अप्रोक्स कितना होगा? 111। तो सर ये एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, दो लैटिट्यूड आपस में पैरेलल यानी कि समानांतर होंगे कि नहीं होंगे? पैरेलल समझ रहे हैं? पैरेलल क्या होता है? समानांतर। जैसे कि एकदम दोनों के बीच का क्या हो? डिफरेंस बिल्कुल बराबर हो। तो सर इधर ध्यान देंगे, हर लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना है? अप्रॉक्स 111। तो पैरेलल तो होगा ही होगा। कैसे होगा? इधर फील करो, एक सर्कल हो गया, खत्म, छोड़ो। दूसरा सर्कल खत्म। तो दोनों के बीच का फिर ऊपर गए, सभी के बीच में अगर 111 है तो पैरेलल नहीं हो गया? होगा। पैरेलल क्या होगा? जब उसको ऊपर रखोगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल। अरे सुन रहे हो? लेकिन अगर ऐसा रहता, इधर बताओ, अगर पूरा का पूरा सर्कल ही कंप्लीट नहीं हुआ रहता तो पैरेलल होने का चांस था क्या? नहीं था भाई। अगर ऐसे इधर ये आया, ऐसे यहीं पे खत्म हो गया, ये यहां से निकला, ऐसे यहां पे खत्म हुआ, फिर एक पॉइंट आया, खत्म हुआ। बताना जरा, ये तीनों पैरेलल है क्या? नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल तभी होगा ना जब उसके पूरे हर जगह पे डिस्टेंस क्या हो? बराबर। इधर देखो, ये दो लाइन है ऐसे, इन दोनों लाइन के बीच का हर जगह डिस्टेंस अगर 5-5 है तो क्या होगा? पैरेलल होगा। लेकिन अब ऐसे, एक ऐसे है, एक ऐसे हो गया, पैरेलल होगा क्या? अरे बुझा रहे? नहीं होगा। तो सर दो लैटिट्यूड आपस में क्या होंगे? पैरेलल। पहले बुझा रहे हैं यहां तक? चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो एक साइड में लैटिट्यूड का, एक साइड अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा लैटिट्यूड का? लैटिट्यूड का एक साइड में मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री एक साइड जाएंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ या फिर 90 डिग्री क्या? साउथ। सुनो, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो इसमें से बताना है, जो अभी दे रहा हूं ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द लैटिट्यूड। मतलब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा लैटिट्यूड होगा, कौन सा लैटिट्यूड नहीं होगा। रेडी हो? चलो फर्स्ट ऑप्शन लिखो और उसके बाद क्लियर कट करो। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखो सबसे फर्स्ट, 75 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री नॉर्थ। सेकेंड 78 डिग्री ईस्ट, 72 डिग्री साउथ, एंड फोर्थ 74 डिग्री वेस्ट। ऑप्शन चारों लिख लिए? पहले लिख लेना जरूर, भले ही आता हो तब भी, तिस्मार खा मत बनना। हो गया? बहुत बढ़िया। इसमें तो क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है? बताइए कि इसमें से कौन सा लैटिट्यूड है। कौन कौन बना लिया? हाथ खड़े करो, जो बना लिए हाथ खड़े करो। बना लियो? बना लियो ना? कौन कौन होगा? 75 और कौन? 72। और किसी का आंसर जिसको तो लगता है कि सर 75 और 72 होगा, हाथ खड़े करिए। बहुत बढ़िया। सर हमको आता तो नहीं है लेकिन बगल वाला बोल दिया है तो हम भी खड़े कर दिए। कारण बताना है, कारण क्यों होगा यही दोनों? अच्छा बहुत बढ़िया, ताली हो जाए एक बार। ये ताली हम अपने आप के लिए बजवाए हैं समझ रहे आप? क्योंकि सबको क्योंकि सबको जो है, हर किसी को आंसर आना चाहिए तभी मेरा पढ़ाई सक्सेसफुल है, नहीं तो सर बेकार है, फिर खामों का मतलब, समझ रहे हो? फिर अरे बुझा रहा है कुछ? बहुत बढ़िया।
दूसरा क्वेश्चन, ये जो सही बता देगा बाय गॉड उसको इनाम मिलेगा, ठीक है। और जिसको अभी आंसर कोई नहीं बताएगा मने मने में रखिएगा चुपे चाप, ठीक है। मन की बात मन में। छह ऑप्शन है इसमें, 6 ऑप्शन इधर दे देता हूं, 7 दे देता हूं, ठीक है। बना लिए, कितने लोग बना लिए? पहला है 78, दूसरा 91, 84, 68, 95 डिग्री साउथ, 98 डिग्री नॉर्थ। पहले बना लीजिए सब लोग। इसमें तो क्वेश्चन ये कि इसमें से कौन सा ले, ये 95 डिग्री साउथ है। 4 लिखे कहाँ है भाई, अपने से लिख लो। मतलब गजब हाल है, नंबरिंग दे लो, क्या दिक्कत है मतलब। और मैं अब उससे पूछूंगा जो नहीं बताएगा। भाई ऑप्शन देख लेना यार, मतलब नंबरिंग पे क्या गाली दे रहे हो भाई, ऐसे बंद करो। ऑप्शन देख लेना, 3 के बाद 4 ही आता है, मैंने 5 लिख दिया तो क्या करें, अब लिख दिया तो लिख दिया। इधर इधर देखो, क्वेश्चन ये है कि इसमें से लैटिट्यूड कौन सा है। कितने लोग बना लिए, हाथ खड़े करिए। आप बताओगे कौन सा इसमें लैटिट्यूड है। ये वाला होगा, और 2 और ये 3 4 5। जिनको जो ऑप्शन ये लगता है हाथ खड़े करिए, जिनका यही आंसर है। अरे पूरा नहीं है भाई, ये तीसरा नहीं है इसमें, मतलब ये 1 2 और तीसरा इसमें ऑप्शन नहीं है। चलो इसके मतलब यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया भाई, यहाँ 6 हो गया। सुनो ध्यान से, आपका आंसर बताओ। 78 होगा, और कौन होगा? क्या है, आप लोग से नाराज हैं क्या? लोग बिल्कुल सही जवाब है इसका, ताली हो जाए आपके बाद। अरे क्या बोले कि सर एक तरफ ऊपर तक सिर्फ 90 ही जाएगा भाई, नॉर्थ में मैक्सिमम कितना जाएगा 90, और साउथ में कितना 90। अरे कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अरे बुझाया कि नहीं बुझाया? तो सर 0 से ऊपर जा रहे हो कितना 90 ना भाई, 91 पहुंचा दिया है तो 90 पे लाइन। अरे देखो कोई बात नहीं, अभी जितना हंसना है जितना रोना है यही रो लो, जितना गलती सही समझना है सब यही समझ लो, क्योंकि बाद में मौका मिलने वाला ऐसे भी नहीं है। तो जो गलती करना है यही करना है, इसलिए दिमाग कान खोल के रखेगा ना, वही सर मजा आएगा उसको पढ़ने में, इसलिए आराम आराम से लेके चल रहे हैं। तो हम अभी क्या बोले थे कि एक साइड लैटिट्यूड मैक्सिमम कहां जा जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ये देखो 91 भी मारवा दिया ठीक। तो कहने का मीनिंग क्या है, जानबूझ के दिया हुआ था। तो बेसिकली क्या लॉजिक है सर, 0 से ऑलरेडी बोला था टोटल लैटिट्यूड कितना था 181, एक साइड कितना मैक्सिमम जाएगा 90। तो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो 90 तक ही जाए बस। तो ये सर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एक 78 और दूसरा कौन कौन सा 68, ये हो जाएगा। 84 डिग्री ईस्ट होगा नहीं, 95 कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ 91 होना नहीं है, 98 होना नहीं है। तो आंसर कौन कौन सा होगा 78 और एक और क्वेश्चन हो जाए। आप सही बना दोगे ना, अब कुछ लोग दिमाग ऐसा फील होगा, अब नींद थोड़ा भागेगा, समझ रहे हैं, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन लिखो खड़ाखट जल्दी, देखते हैं इसमें नया ट्विस्ट आएगा एक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो आगे, आपको पता है टाइम वैसे हो गया लेकिन फिर भी देख लो आगे। ऑप्शन नंबर 1, अरे लिख ही देते हैं, नहीं तो इतना ना चिल्लाओगे ना, ऊपर, हाँ ऊपर लिख देते हैं। पहला ऑप्शन लिख लो 73 डिग्री साउथ, दूसरा ऑप्शन 78 डिग्री नॉर्थ, तीसरा 95 डिग्री ईस्ट,
हम 95 का नाम सुनते तो बुखार लगेगा सबको। फोर्थ 84 डिग्री नॉर्थ एंड फिफ्थ 68 डिग्री साउथ, 7 82 डिग्री नॉर्थ। बताओ कौन कौन है लैटिट्यूड इसमें? रुक जाओ, पहले अपना अपना आंसर डिसाइड कर लो। अब जो जो आंसर नहीं दे उनसे पूछूंगा, पहले सबका हाथ खड़ा होना चाहिए, नहीं तो मैं समझना उसके बाद फिर। आज जानते हैं इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बचपन से सुनते आते हैं हम लोग, मैं दिल से बोल रहा हूँ, लेकिन सर कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं हुआ रहता है, जिसके कारण कभी कभी वही बोले कि आईएएस एक इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई आदमी अगर सीखना चाहे, भूख हो सीखने का, उसको मेरे पास आएगा तभी सीख पाएगा, समझे? नहीं तो नहीं कोई बताता है भाई, ये हमको भी नहीं क्लियर हुआ था बहुत दिनों तक, इसलिए आपको बता रहा हूँ लॉजिकली। 10th में तो सर वैसे ही चला था, समझ रहे? एटम बॉम्ब। क्लियर है पहले यहाँ तक? किसका किसका आंसर रेडी है? हाथ खड़े करो जिनका आंसर। चलो आप बताओगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेना, एकदम बताना है, गलत हो जाए बाई गॉड। बताइए कौन कौन आपका आंसर है, मतलब कौन कौन सा इसमें से लैटिट्यूड है? 95 को छोड़कर आपने बोला टोटल है। क्या आंसर सही है जिन्होंने बताया? सभी का यही आंसर है? फिर से बोलना, यही है, हाथ खड़े करना। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग अपने आप ले ताली बजा ले एक बार, जल्दी से तेज में बजाना थोड़ा, अरे बजा लो। अब बेइज्जती नहीं करने वाले यार, तुम लोग को तो डरे रहते हो। बट आप क्या इधर इधर डरना नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा, जब मैं पढ़ाऊँ और इतना बेसब्री से इतना छोटे छोटे लोग पढ़ाने का एक ही तरीका है, जो बनाएंगे ना सर सही बनाएंगे। अगर 5 बनाएंगे ना क्वेश्चन इधर, तो 5 सही होगा ताल ठोक के। ऐसा नहीं कि सर 20 लगा के आएंगे और सर दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा, सही बनाएंगे गलत बनाएंगे बाय गॉड पता नहीं है। आईएएस वही बनेगा जिसको 60 क्वेश्चन सिर्फ पता है और 60 एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका, बस। आईएएस वो कभी नहीं बनता जिसको 100 क्वेश्चन पता है, नेवर। इसीलिए आईएएस कौन बनता है? जिसका रैंक 1 होता है उसका 40% होता है। आप बताइए ना, 45%, 60% तो बहुत हो गया सर। रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 1 कितना परसेंट रे? 45%। तो वहां आपको नॉलेज मैटर नहीं करता, जितना आता है उसका कितना क्लैरिटी है वो मैटर करता है। कुछ बुझा रहा है? तो सर इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है एक एक चीज का। तो अब अगर आपसे लैटिट्यूड पूछूंगा तो डर जाओगे क्या? हाँ डर जाओगे कि एक ही कॉन्सेप्ट है सर, नॉर्थ साउथ में होना चाहिए और 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक बुझा रहे हैं ना पक्का? चलो तो एक क्वेश्चन और हो जाए और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको बताना है मैप, एटलस सब लाए हो ना? कितनों को लाए? हाथ खड़े करिए। गुड। और जो लोग नहीं लाए मुझे पता है, क्या करें अब, चेहरा छुपा के कोई फायदा तो है नहीं, तो फिर भी देख लेना, इधर ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली आपको इस वर्ल्ड मैप पे, रुक जाइएगा, निकालिएगा मत, रुक जाइएगा, पहले समझ लीजिएगा, मैं बताने वाला हूं। जो इधर इधर प्लीज देखो, इधर इसमें आंसर सही था, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन हुआ 0 डिग्री, ठीक है? यहां तक ठीक है? पहले तो इसको ऊपर जा रहे थे तो क्या हो रहा था? सब लैटिट्यूड। अरे हाँ सुन रहा हो ना? मिटा दिया। ये लाइन है 0 डिग्री, दिख रहा है? कौन सा लाइन है? 0 डिग्री। इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड की लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। इसी को बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और इसी से सारा का सारा टाइम कैलकुलेट होगा। तो पहले अभी एक ही चीज बताऊंगा, ज्यादा आज नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बुझा रहा है? तो सर इधर बताना मुझे, बस हिंट खाली दे रहा हूं। 0 डिग्री है, इधर जाएंगे मान लो 15 डिग्री, 16 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड, क्योंकि कहां जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ। और इधर जाएंगे कहां? वेस्ट। अरे हाँ है ना? तो एक ऐसा लाइन जिस लाइन से हम ईस्ट और वेस्ट डिसाइड कर रहे हैं, तो ये लॉन्गिट्यूड में जा रहा है। अच्छा इसी पे हम बना दिए, ये लो, ये रहा 0 डिग्री। अब ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ, तो लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। नीचे आओ, लैटिट्यूड। अरे है ना? अरे बुझा रहा है कि नहीं? यही है ये मैप पे 0 डिग्री रहा लैटिट्यूड,
ये देखो ऊपर में एक 0 डिग्री, यहाँ ध्यान से देखो, नहीं भी दिख रहा हुआ तब भी देखना, 0 डिग्री यहाँ है। इधर भी देखोगे ना, इधर भी 30 है, 60 है, 90 है, 120, 150, 180 आगे तक जाएगा। अरे बुझा रहा है समझ में? बस डिफरेंस ये है कि मैंने टोटल लैटिट्यूड कितना बताया था, 181। अरे हाँ है ना? लेकिन लॉन्गिट्यूड टोटल हो जाएगा 361। नहीं सर 360। बताएंगे अभी कैसे, बट आज नहीं बताएंगे, ठीक है? क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं करना चाहते हम कि आज ही के आज ही कन्फ्यूजन कर दें। कल एक बार और क्लास लेंगे, फल आगे बढ़ेंगे। अभी जो पढ़ाया हूँ उसको रिपीट कर देता हूँ। इधर अब किसी भी देश का, इधर देखो, मान लो इंडिया यहाँ है, लेट से, मैं अभी जस्ट इमेजिन करके बोल रहा हूँ, और मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ कि इंडिया का बताओ कि लैटिट्यूड कितना है, और मैं पूछ रहा हूँ उसमें भी कहाँ का, बिहार का। मान लो ये रहा बिहार ए, तो क्या आप बता नहीं पाओगे क्या? सर ये रहा 0 डिग्री मान लो, तो 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे, मान लो 1 2 3 4 सामने कुछ ना कुछ तो होगा। अरे है ना? इधर देखो, ये देखो 30 डिग्री दिख रहा है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का लाइन जा रहा है, देखो कहाँ से पास कर रहा है, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इधर पाकिस्तान, दिल्ली, होते हुए फिर चाइना, फिर होते हुए इधर चला गया। तो 30 डिग्री नॉर्थ में पूरा इतना देश पास किया। तो अगर कंट्री का जब लोकेशन के सामने देखना, हर जगह लिखा रहता है 30 डिग्री नॉर्थ, 82.5 डिग्री ईस्ट। अरे बुझा रहा है? हमको पता नहीं चलता, हम रट लेते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। बिहार का लोकेशन मान लो, इंडिया का लोकेशन बोला है 82.5 डिग्री ईस्ट, तो ईस्ट बोला होगा, तो ये रहा 0 डिग्री। अब 0 डिग्री इधर जाओ, इंडिया ये रहा ना, सामने देखो ये 82 पॉइंट सामने है 5। तो किसी भी देश का अगर लोकेशन पता चल जाए तो वहाँ का टाइम निकालना आसान हो जाएगा, वहाँ का डे निकालना आसान हो जाएगा। कुछ बुझा रहा है? अरे हाँ ना, तो बोलो। तो लास्ट जो अभी पढ़ाया एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। मजा आया कि नहीं आया पहले बताओ? एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो ध्यान से और समझ लो। एक भी क्लास छोड़ो, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जाओगे इधर देख लो और समझ लो। लास्ट 2 मिनट शुरुआत की थे फिजिकल ज्योग्राफी, टोटल थीम कितना? रिस्पॉन्ड करो 5। थीम 1 में बेसिक्स बताया था मैंने आपको पूरा, ओशन, कॉन्टिनेंट सब, स्ट्रेट, गल्फ वगैरह क्लियर है। स्टार्टिंग मेन हुआ कहाँ से? लैटिट्यूड से। मैंने बोला लैटिट्यूड एक लेटा हुआ लाइन है। लैटिट्यूड का सिंपल मीनिंग क्या है समझो इधर ध्यान से, 2 मिनट सुन लो। लैटिट्यूड का सिंपल मीनिंग क्या है कि सर लैटिट्यूड एक ऐसा एंगल है कि लाइन है, एंगल है, उस एंगल से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको लैटिट्यूडनल लाइन बोलेंगे। तो टोटल लैटिट्यूड अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो 90 डिग्री, नीचे जाएगा 90 डिग्री साउथ। टोटल लैटिट्यूड को कैलकुलेट करेंगे तो 181, क्योंकि 1 से लेकर 90 ऊपर, 1 से 90 साउथ। 0 डिग्री भी एक एंगल है, उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल लैटिट्यूड कितना? 181। और अगर सॉरी उसके बाद हम बात करते हैं कि सर ये ईस्ट वेस्ट में जाएगा कि नॉर्थ साउथ में? नॉर्थ साउथ में। पहले यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद सर नॉर्थ साउथ आपको दिमाग में रखना है। अब जब ऑप्शन आएगा कौन सा लैटिट्यूड है कौन सा नहीं, तो आपको दिमाग में रखना। अर्थ का शेप क्या था? अरे बोलो, जियोइड। अर्थ का शेप क्या है? जियोइड। इक्वेटोरियल डायमीटर बड़ा है कि पोलर डायमीटर बड़ा है? इक्वेटोरियल डायमीटर कितना लेंथ है? 12,756, 12,756 किलोमीटर। क्लियर यहाँ तक? 2 लैटिट्यूड के बीच का अप्रॉक्स डिफरेंस कितना है? 111। और 2 लैटिट्यूड के बीच में बहुत सारा लाइन हो सकता है पॉसिबल। हाँ या ना? मजा आया? अरे जोर से बोले, ऐसा नो? बहुत बढ़िया, इतना जोर से तो कोई नहीं बोलेगा। तो कल मिलते हैं, कल आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए।